बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है इश्क जब करता है असीर और इसकी राइटर हैं उम्मे मरियम। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। हक अल्लाह सुबहान अल्लाह, तेरी सब तू ऊंची शान अल्लाह, मेरी कलमा पढ़े ज़ुबान अल्लाह। सर्द रात में आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, चांद गायब था। मस्जिदों से नात और दरूद पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। सहन में फैली बल्ब की जर्द रोशनी अमरूद और शहतूत के दरख्तों के पत्तों पर भी झूलती थी, जिस पर बैठी चिड़ियों और फाख्ताओं ने शोर मचा रखा था। अम्मी ने उठते हुए लिहाफ उठाया तो फातिमा नींद में ही कसमसाकर उनके साथ लिपट गई। अम्मी ने प्यार से उसकी पेशानी चुमी और उसके गिर्द लिहाफ ठीक किया। तभी सहन में अबू दही लिए आ गए। उनके चप्पल घसीटने की आवाज़ ने माहौल में एक शोर सा मचा दिया था। उन्होंने दही की थैली अम्मी को थमाई और ख़ुद फातिमा के चारपाई की सिमत आ गए। फातिमा बेटा उठो। उन्होंने लिहाफ हटाकर उसके बालों को सहलाया। वो कसमसाई ज़रूर मगर उठी नहीं। फातिमा, अबू ने फिर से पुकारा। उठो बेटा, रोज़ा नहीं रखना। रोज़े के नाम पे उसकी आंखें पट से खुली थी। अगले ही लम्हे वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। हूँ गर्म लिहाफ से इतनी जल्दी नहीं निकलते बेटा, ठंड लग जाती है, अब्बू ने प्यार से टोका था। इल्ताफ़ फातिमा को लेकर जल्दी आए, टाइम थोड़ा रह गया है। थोड़ा टाइम रह गया है, बाहर से अम्मी की आवाज़ आई थी। फिर अब्बू ने ही पहले उसे स्वेटर और टोपी पहनाई, फिर लिहाफ से निकाल कर हाथ मुँह दहलाया। अम्मी किचन में मौजूद टेबल पे ही खाने पीने की तमाम चीज़ें चुन चुकी थी। अलबत्ता चाय का पानी चूल्हे पर ही उबल रहा था। फातिमा ने दही के साथ पराठा खाया, फिर दही चम्मच के साथ खाने लगी। अब्बू ने खोलते पानी में पत्ती और दूध डाला और फातिमा की तरफ देखकर मुस्कुराए, जो अभी भी दही खा रही थी। फिर खाली कटोरी रखकर आस्तीन से मुंह पहुंचा। ओहो, उन्होंने नरमी से टोका और नैपकिन उसके सामने कर दिया। अब्बू, सर्दी ज़्यादा है ना? हाँ सर्दी तो है, अब मैं सो जाऊँ? सुर्ख स्वेटर में उसके गाल भी सुर्ख हो रहे थे। नींद अब भी आंखों में भरी थी। हाँ सो जाना, मगर पहले थोड़ी सी चाय भी पी लो। चाय बन गई थी। उन्होंने अपनी और अम्मी के लिए मगों में निकाल कर उसे एक प्याले में ठंडी करके दी, ताकि वो आसानी से पी सके। खुद गर्मा गर्म कप लिए किचन की खिड़की में जा खड़े हुए नीम गर्म चाय की चिस्कियाँ लेते हुए उसने अब्बू को देखा। उसे अब्बू बहुत अच्छे लगते थे। वो बहुत लंबे भी थे और खूबसूरत थी। खूबसूरत भी, उसे डांटते भी नहीं थे। वो प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखेगी। तभी सायरन गूंज उठा। फातिमा ने बाकी बची चाय एक ही घूंट में ख़त्म कर ली, मगर उसे ये देखकर बेहद अफसोस हुआ कि अब्बू ने चाय का एक घूंट भी नहीं बढ़ा था। खिड़की की जाली से कांधा टिकाते वो न जाने किस सोच में डूब गए थे। वो एक तवील सांस लेकर पलटे और चाय का भरा हुआ कप मेज़ पर रख दिया। अब्बू, आपने चाय नहीं पी? कोई बात नहीं। उन्होंने प्यार से उसके दोनों गाल एक साथ थपथपाए। अपनी अम्मी के साथ नमाज पढ़कर फिर सोना। उसे ताकीद करके वो खुद वज़ू करके मस्जिद चले गए। अम्मी भी किचन समेट कर वज़ू के लिए उठ गई। उसे उन्होंने गर्म पानी करके वज़ू करवाया था, फिर भी वो थर थर कांप रही थी। नमाज पढ़कर वो फ़ौरन गर्म बिस्तर की तरफ भागी और लिहाफ में दुबकते ही उसे गाफिल होने में ज़रा देर न लगी थी। असर की अजान हो रही थी जब उसकी आंख खुली। अम्मी ने उसे सुला दिया था, मगर वो थोड़ी देर बाद ही दोबारा से जाग उठी। भूख का एहसास बहुत शदीद था। वो चप्पल पहनकर बाहर आई तो अब्बू को चारपाई पे चित लेटे देखकर मुस्कुराते हुए उनके पास आ बैठी। उनका एक बाजू अपनी आंखों पर था, जब भी वो उसे देख नहीं पाए। उसने दोनों बाजू उनके सीने पर रख के उन पर थोड़ी टिका दी। अब्बू ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए दोनों बाजू उसके वजूद के गिर्द लपेट लिए। हमारी बेटी को रोज़ा तो नहीं लग रहा? उसने दानिस्ता नफ़ी में सर हिलाया। अब्बू ने दोबारा आंखें बंद कर ली, जबकि वो उन्हें दानियाल और लारेब के बारे में बताते हुए एकदम पुरजोश हुई। अब्बू, बड़े भैया ने मेरे लिए इतने ढेर सारे चॉकलेट भिजवाए हैं, रोज़ा खोल कर खाऊंगी। हाँ ठीक है, अब्बू ने सर हिला दिया। अब्बू, आज स्कूल में एक लड़की ने रोज़े के बावजूद बिस्किट खा लिए। टीचर कहती हैं भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब्बू कुली करते हुए मुंह में पानी चला जाए तो रोज़ा टूट जाता है। और कागज़ चबाने थे? आपने कागज़ क्यों चबाया? उन्होंने आंखें खोलकर उस पर गिरफ्त की। वो सटपटा गई। नफ़ी में सर हिलाना चाहा तब वो टोकर बोले, झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है। सॉरी। उन्होंने मुस्कुराकर फिर से आंखें मूंद लीं। फूफा जान, क्या फातिमा का सचमुच का रोज़ा है? लारेब जो कुछ फासले पे उनकी बातें सुन रही थी बोल पड़ी। हाँ बेटा। अबू, लारेब और दानी दोनों रोज़ा नहीं रखते। दानी तो इतना बड़ा है फिर भी, उसने शिकायत लगाने वाले अंदाज में कहा। वो पैदर पे शिकायतें लगाई गई। अबू बस मुस्कुराते गए। दानियाल दांत निकाल रहा था। उसकी ज़ुबान को ब्रेक सुर्ख सुर जापानी फलों के शॉपर को देखकर लगा। एकदम मुंह में पानी भर आया। अब्बू, ये आप लाए हैं? वो इश्तियाक से कहती शॉपर के नज़दीक आई। अब ये पछता रही होगी, क्यों रखा रोज़ा? दानियाल ने छेड़ा और वो चिढ़ गई। एक बार फिर अब्बू ने ही उसका ध्यान बटाया था।
فضا میں لیمو کے پھولوں کی ترش سی مہک پھیلی تھی، اس کی سبز شاخوں پہ سفید پھول کھلے ہوئے تھے۔ لیمو کے پیڑ سردیوں کا پھل دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ کے ان پیلی اور سیاہ دھاری دار تتلیوں کا انتظار کرتی جو ہر روز آیا کرتی تھی۔ امرود کے درخت کے نیچے ابو نے پانی کی کٹوری بھر رکھی تھی، پاس ہی باجرہ بکھرا تھا۔ منڈیر پر بیٹھی چڑیاں باری باری آتی، باجرہ اور پانی لے جاتی۔ صحن میں موجود لکڑی کے سٹینڈ پر دھرے گھڑے کے پاس نیچے فرش پہ پانی کا گلاس صبح اسی سے گرا تھا۔ وہاں سے فرش ذرا بیٹھ گیا تھا اور پانی وہیں کھڑا رہ گیا تھا، اور اب اسی کھڑے پانی میں ایک موٹا پھولے پھولے پروں والا چیرا پھر پر پھڑ پھڑا کر نہا رہا تھا۔ ایک چڑیا کٹورے میں جا بیٹھی اور چونچ اور پروں سے چھینٹے اڑانے لگی۔ ان کو سردی کیوں نہیں لگتی؟ اس نے حیران ہو کر سوچا، پھر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ سرمئی آسمان ابھی بھی دھندلا سا غبار پھیلا ہوا تھا۔ دھوپ نکلی تھی مگر بے حد کمزور تھی۔ پتہ نہیں ابو کب آئیں گے۔ آج تو انہوں نے اس کے پسندیدہ فروٹ کیک لانے کا وعدہ بھی کیا تھا، اور ساتھ عید کے لیے نئی فراک، چوڑیاں، جوتے۔ وہ سخت بے چین تھی یہ سب دیکھنے کو، مگر ٹائم تھا کہ گزرا جا رہا تھا۔ آج تو روزہ بھی نہیں ہے، بس ابو کے آتے ہی کیک فوراً کھا لوں گی، اس نے سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ وہ ٹائم دیکھنے کی غرض سے اٹھ کر اندر آ گئی اور جیسے سب بھول کر سامنے دیوار پر لگی گولڈن اور براؤن خوبصورت سی گھڑی کو دیکھنے لگی، جس کی شکل کسی خوبصورت سی عمارت کی طرح تھی، اور اس کے عین درمیان میں تسلسل سے ہلتا ہوا وہ پنڈولم، جس کے آخری حصے پہ بیٹھی چڑیا ہر دم ایک وجد کی سی کیفیت میں جھومتی رہتی تھی، بالکل نائلہ کی دادی اماں کی طرح۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پہ ہی بیٹھتے بیٹھے یوں ہی ہل ہل کر پڑھتی تھیں، اللہ ہو اللہ ہو، ابھی 3 بجے ہیں، تمہارے ابو 4 بجے آئیں گے۔ وہ جو گھنٹہ پورا ہونے پہ گھڑی سے اٹھتی پانی گرنے کی آواز اور چڑیوں، مینا اور کوئل کے چہار میں گم تھی۔ امی کی آواز پہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ امی، چڑیاں اس میں کہاں سے بولتی ہیں؟ بیٹا اس میں آواز بڑی ہوتی ہے چڑیوں کی، امی نے مسکرا کر ہزاروں بار کا بتایا ہوا جواب دہرایا۔ امی، ابو کیوں نہیں ہے؟ بتایا ہے نا بیٹا، ابھی ان کے آنے کا ٹائم۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی، دروازہ بہت زور سے دھڑدھڑایا تھا۔ ابو آ گئے، وہ زور سے اچھلی۔ نہیں، یہ آپ کے ابو کی دستک نہیں ہے، اللہ خیر کرے، اس وقت کون آ گیا؟ امی دوپٹہ سر پہ اوڑھتی ہوئی باہر لپکی، دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ نظر آئے جو ایک چارپائی پہ اس کے پیارے ابو کے خون میں لت پت وجود کو لٹائے اندر لا رہے تھے۔ امی نے ایک چیخ ماری تھی اور پورے قد سمیت زمین پر گر گئی، جبکہ وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ پھر بہت سارے دن بیت گئے، سب کچھ بدل گیا۔ پھپھا اپنے گھر لے آئے، اسے وہیں اسکول میں داخل کروا دیا گیا، مگر وہ سونے سے ڈرنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو ابو کا خون والا وجود اس کی آنکھوں میں آ بستا اور وہ چیخیں مارتی اٹھ جاتی، پھر ایسے دھارے مار مار کر روتی کہ کسی کے بھی بہلانے سے نہ بہلتی۔ البتہ اگر بڑے بھیا ہوتے تو پھر ان کے لیے اسے چپ کرانا مشکل نہ ہوتا۔ اب تو دانیال بھی اس کا دوست بن گیا تھا، کبھی بھی اس سے نہ لڑتا۔ لارے بے حد خیال رکھتی، پھپھو باری صدقے جاتی، سب ناز نخرے اٹھاتے، ثانی آپا اس کا دل بہلائے رکھتی، مگر اس کی چپ نہ ٹوٹتی۔ اس کے ننھے سے ذہن کو یہ صدمہ، یہ نقصان بھلائے نہ بھولتا تھا کہ اس کے ابو اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ امی ابو کو میں یاد نہیں آتی، وہ مجھے دیکھے بغیر کیسے سوتے ہوں گے؟ وہ تو میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے، وہ سوال کرتی جاتی اور روئے جاتی تھی۔ جہاں بہت کچھ کھویا تھا وہاں کچھ ایسا ملا بھی تھا کہ وہ جلد نہیں تو دھیرے دھیرے سنبھل بھی گئی۔ وقت ہر زخم کو منجمل کر ہی دیا کرتا ہے۔ وہ تو پھر بچی تھی، اتنے سارے لوگوں کی اتنی خالص محبتوں نے اسے سنبھالا دے ڈالا تھا۔ پھپھو نے اسے لاریب کے ساتھ ہی اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ دانیال کا اسکول دوسرا تھا، مگر وہ بلا ناغہ اس کے لیے واپسی پہ کچھ ضرور لاتا۔ پھر بڑے بھیا تھے جو شروع سے ہی اسے بہت زیادہ اچھے لگا کرتے تھے، اب کچھ اور بھی زیادہ عزیز ہو چلے تھے کہ وہ لاڈ بھی تو بہت اٹھاتے تھے۔ اپنی پڑھائی سے وقت نکال کر ہر روز شام کو اسے گھمانے لے جانا اور واپسی پہ آئس کریم دلانا ان کی عادت بن چکی تھی۔ اس وقت گھر میں بہت خاموشی تھی۔ وہ کب سے چھوٹی میز پہ جھکی مونگ پھلی چھیل چھیل کر دانوں کی کتاریں بنانے کا کھیل کھیل رہی تھی، مگر پھر اکتاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر اٹھ گئی، گردن موڑ کر دیکھا، امی پلنگ پر لیٹی تھی، منہ دوسری طرف تھا۔ وہ بے فکر ہو کر باہر آ گئی، ورنہ ضرور وہ ڈانٹ کر اپنے ساتھ لٹا لیتی۔ برآمدے میں آ کر اس نے بڑے بھیا کے کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا اور منظر بدلا ہوا پایا۔ ان کی کرسی اور کمرہ خالی تھا، یہاں تک کہ دانی بھی نہیں تھا، ورنہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی کرسی پہ بیٹھ کر کتاب گود میں رکھ کر زور زور سے کرسی کو آگے پیچھے جھلاتا رہتا۔ فاطمہ کا دل اسے دیکھتے ہی اچھل کر حلق میں آ جاتا کہ ابھی وہ ضرور پیچھے کو گرے گا۔ کیا بات ہے گڑیا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ خاموشی سے آ کر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی جن کے دونوں اطراف میں گملے رکھے گئے تھے۔ ایسے میں اچانک بڑے بھیا جانے کہاں سے نکل آئے۔ فاطمہ نے جواب میں مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تو وہ اسے اندر جانے کا کہہ کر خود باہر نکل گئے۔ فاطمہ وہیں بیٹھے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل گئے تب وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں پنکھا یوں ہی چل رہا تھا، نیم تاریکی میں ٹھنڈک کا احساس غالب تھا، ایسا کہ فوراً بیڈ پر گر کر سونے کا جی چاہنے لگے۔ ان کی موٹی سی کتاب میز پر اوندھی پڑی تھی،
اس کے پاس ان کا پین اور وہ کرسی بھی جسے دانی جھولے کی طرح جھلایا کرتا تھا۔ جانے کیا دل میں سمائی کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے کتاب گود میں رکھ کر اس کے باریک باریک لفظ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے چند لمحے رک کر کچھ سوچا، پھر دونوں پیر سامنے میز پر ٹکائے اور پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ کرسی ایک دم الٹی اور اس کا سر جا کے پیچھے کتابوں کے ریک میں لگا۔ سر نیچے تھا، ٹانگیں اوپر، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ چند ایک موٹی اور بھاری کتابیں بھی ریک سے پھسل کر اس کے اوپر آن گری اور اس کے بدحواس ہوتے دماغ نے چیخنے کے قابل نہ چھوڑا۔ اسی پل اندر آتے ہوئے دانی کے کہے ضرور چھت پھاڑنے لگے تھے۔ وہ پیٹ پکڑے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ بڑے بھیا کا ہاتھ اس کے سر پہ پڑا تھا۔ تب اس کے کہو کو بریک لگا۔ بڑے بھیا نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو اٹھا کر کھڑا کیا اور سر سہلاتے ہوئے پوچھنے لگے، اور کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ فاطمہ کو بہت زور کا رونا آ رہا تھا، مگر اس وقت بہادر بن کر نفی میں سر ہلا دیا۔ بڑے بھیا نے نیچے گری کتاب اٹھا لی، پھر سلور فریم کے چشمے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ شکر ہے بچ گئی۔ انہوں نے الٹی پڑی کرسی سیدھی کی، اس کی سمت پھر سے متوجہ ہوئے۔ تم سبجیکٹ کون سے لوگی؟ کچھ دن پہلے ہی اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا۔ اس نے شاندار نمبر لیے تھے، جبکہ لاریب جو اس سے 1 سال آگے تھی، سپلی آ جانے کی وجہ سے اب اس کے ساتھ ہی میٹرک کلیئر کر سکی تھی، اور ان 3 سالوں میں 2 اہم تبدیلیاں آئی تھیں۔ بڑے بھیا کا ہاؤس جاب مکمل ہو گیا تھا، وہ اب جاب کر رہے تھے۔ دوسرے یہ کہ ثانیہ آپی کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی تھی، ان کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا۔ تم نے بتایا نہیں سبجیکٹ کون سے لوگی؟ دانی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ بڑے بھیا سے پوچھوں گی، اس نے سادگی اور متانت سے کہہ کر دانی کو بھڑکا دیا۔ بڑے بھیا کبھی کوئی مشورہ مجھ سے بھی لے لیا کرو۔ وہ چڑ سا گیا۔ بڑے بھیا بہت عقل مند ہیں۔ فاطمہ کو اس کا انداز برا لگا تھا، جب بھی جتانے سے باز نہیں رہی۔ اور ہم تو گھاس ہی چڑھتے رہے ہیں۔ سنو لڑکی، میں خیر سے ماسٹرز کرنے والا ہوں، کسی کو ہماری قدر ہی نہیں۔ وہ جھنجھلانے لگا۔ پھر اس کا ایڈمیشن بھی لاریب کے ساتھ ہی ہو گیا۔ اس صبح وہ تیار ہوئی تو دانی بائک لیے تیار ملا۔ تم چھوڑنے جاؤ گے؟ وہ لاریب کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی تھی۔ ہاں، بڑے بھیا نے کہا ہے، اس نے منہ بنا کر کہا تو دونوں ہنس دی۔ دونوں کا دھیان سے چھوڑ کر آنا، واپسی پہ کوئی شکایت نہ ملے مجھے۔ انہوں نے دونوں پہ شفقت بھری نگاہ ڈال کر دانیال کو تنبیہ کی۔ اور واپسی پہ؟ لاریب کے کہنے پر دانیال نے منہ کچھ اور بگاڑ لیا۔ تو اب بھی مجھے ہی لینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک۔ بڑے بھیا دونوں کا سر تھپک کر چلے گئے۔ لگتا ہے ہسپتال نہیں، کسی کے ولیمے پر جا رہے ہیں۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے دانی بڑبڑا رہا تھا، وہ اپنی ڈریسنگ کا خیال نہ بھی کریں تب بھی اتنے ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ لگیں گے۔ فاطمہ نے فوراً بڑے بھیا کی حمایت کی تھی اور دانیال کو چڑھا کے رکھ دیا۔ کوئی ایسے بھی دنیا سے انوکھے ہینڈسم نہیں لگتے ہیں وہ۔ بھائی تم کیوں جلتے ہو؟ فاطمہ کو اسے چڑھا کے مزہ آنے لگا۔ بیٹھو ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا، پھر جاتی رہنا بڑے بھیا کے ساتھ۔ وہ سر چھٹک کر زور زور سے پیر مار کر بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ دونوں گھبرانے کی اداکاری کرتی جلدی سے سا کر بیٹھ گئی۔ اسی پل اندر سے نکل کر سیڑھیاں اترتی امی نے زیر لبائت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک مارنے کے بعد اللہ کے سپرد کرتے ہوئے تب تک انہیں دیکھا جب تک ان کی بائک گلی کا موڑ نہیں مڑ گئی تھی۔ بھئی سعیدہ، تم نے بچی کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ امی صحن میں بچھی چارپائی پہ بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ کمرے سے ٹی وی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ بڑے بھیا کچھ فاصلے پہ بیٹھے صبح کا اخبار دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے آپا؟ امی کا چھری والا ہاتھ رک گیا۔ پھپھو نے رک کر پھپھا کی طرف دیکھا، جن کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اور وہ پھپھو کا اشارہ سمجھ بھی گئے تھے۔ جب ہی گھنگار کر بولے، دیکھیں سعیدہ، آپ ہماری بہن ہیں، صرف ثانیہ اور لاریب بھی نہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ فاطمہ کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھا۔ میرا خیال ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کھل کر بات کہہ دینی چاہیے، جو میں اور تمہاری بھابھی بہت عرصے سے دل میں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاطمہ اور دانیال کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی کافی ہے۔ ولی تو خیر فاطمہ سے کافی بڑا ہے، جب ہی ہم نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس کا اللہ مالک ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ فاطمہ اس گھر سے اب کہیں جائے، بہو بن کے بھی یہ ہماری بیٹی ہی رہے گی۔ اب تم یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے تمہاری جائیداد کے لالچ میں آ کر ایسی بات کہی ہے۔ انہوں نے اپنی بات کے اختتام پہ قدرے شرارت سے ہنس کر کہا تو حیران سی امی ایک دم بکھلا گئی۔ کیسی بات کر رہی ہیں بھائی صاحب، میں تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ تو پھر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ پھپھو نے شانت ہو کر پوچھا تو امی بھرپور آسودگی سے مسکرا دی۔ اعتراض کیا آپا، سچ پوچھے تو میرے دل کی خواہش پوری ہوئی ہے، امی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر اس کے ابو زندہ ہوتے تو خود بھی کہہ دیتے اپنے منہ سے، مگر اب یتیم بے سہارا بچی کو سعیدہ پھپھو گھبرا کر ان کے پاس آئی، انہوں نے لپٹا کر تھپکنے لگی۔ بڑے بھیا نے پانی پلایا، تسلی دی، خوشی کا اظہار کیا، تب وہ سنبھلی۔ یہ تم کیا کنسوئیاں لے رہی ہو؟ دانی کی آواز سن کر فاطمہ جو چائے بنا کر لائی تھی اور اس قسم کی بات سن کر پتھر سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی، مزید بدحواس ہو گئی۔ تمہارے چہرے پہ ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ یہ اندر لے جاؤ پلیز۔ وہ ٹرے اس کے ہاتھ میں تھما کر وہیں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دانیال کے ساتھ میری شادی؟ وہ الجھی ہوئی تھی اور دل میں کچی عمر کے شوق جذبے سر اٹھا رہے تھے۔ رات کو بڑے بھیا سے پڑھنے بیٹھی تب بھی انہی الجھنوں میں مبتلا تھی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ انہوں نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ ناخن چبانے لگی۔
انہوں نے اس کے ہاتھ پہ پینسل ماری تب وہ کھسیانی ہو کر ہنس دی۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کتاب بند کر دی اور سیدھے ہو بیٹھے۔ فاطمہ نے تو سارے مسئلے ہمیشہ انہی کے ساتھ ڈسکس کیے تھے۔ آج پھوپھا جان نے بہت عجیب بات کہی امی سے، آپ بھی تو وہیں تھے۔ اس نے آخر میں کچھ شوقی ہو کر انہیں دیکھا۔ اس کے انداز کو دیکھتے بڑے بھیا سنجیدہ ہو گئے۔ وہ اس کا مسئلہ شاید انکہے سمجھ گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح تم خود کو کمپوز کرو، جو بات ہوئی بہت اچھی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو گی، لیکن ابھی بہت وقت باقی ہے دانی، اور تمہیں اب بھی اپنی تعلیم مکمل کرنا ہے، پھر دانی کی جاب۔ یوں سمجھو ابھی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہی تم ہو، وہی دانیال، اور وہی تم لوگوں کی پرانی دوستی، وہی رشتہ۔ نئے رشتے کو بھی اپنے اور اس کے بیچ مت لانا۔ میں دانیال سے بھی بات کروں گا۔ ان کا بھاری ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہے تھے اور شاید انہوں نے دانیال کو بھی سمجھایا تھا، اس لیے دونوں کا رویہ نارمل تھا۔ مگر اندر کا موسم بدل گیا تھا، یہ دونوں ہی جانتے تھے۔ جہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور خوشبوئیں مہکتی تھیں، دونوں نے ہی محبت کے راستے پہ قدم رکھ دیے تھے۔ پھر ایسے ہی مگر اور مصروف بہت سے دن گزرتے چلے گئے، مگر اسے شاید خوشیاں راس نہیں آیا کرتی تھیں۔ تبھی تو ایک شام امی کو بخار چڑھا اور اگلی صبح وہ اٹھی ہی نہیں۔ بھلا کوئی یوں چٹپٹ بھی جاتا ہے؟ وہ چیخ چیخ کر انہیں بلاتی رہی، مگر ان کی بند آنکھیں نہ کھلی، اور وہ اسے چھوڑ کر ابو کے پاس چلی گئیں۔ اور اس صدمے سے ابھی وہ سب سنبھلے بھی نہیں تھے کہ پھوپھا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسپتال لے جاتے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ پیدر پہ پڑنے والے ان صدموں نے پھوپھو کی کمر توڑ ڈالی، اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ خود بستر سے جا لگی۔ وہ اور لاریب الگ وحشت زدہ سی نظر آئیں۔ دانیال بھی گمسم رہنے لگا۔ ایسے میں بڑے بھیا اور ثانی آپی نے ہی انہیں سنبھالا۔ گھر کے در و دیوار مکینوں کے چہروں، سوچوں اور باتوں پر موت کا سناٹا تھا، اتنا مہیب گہرا سناٹا کہ سانس گھٹتا تھا۔ رات کو وہ تکیے میں منہ چھپا کر پہروں آنسو بہایا کرتی۔ صبح اٹھتی تھیں آنکھیں شدت گریہ سے سوجی ہوتی۔ کالج نہیں جانا، تمہارے ایگزام نزدیک ہیں۔ دانی نے آ کر اسے چونکایا۔ اس نے نظریں اٹھائے بغیر سر کو نفی میں جنبش دی۔ کیوں فاطمہ؟ پڑھو گی نہیں تو امتحان نہیں دینا مجھے امتحان؟ کیا کروں گی پڑھ کر؟ کیا کروں گی جی کر؟ امی مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ میں کتنی تنہا ہو گئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی۔ فاطمہ اس طرح مت رو، اللہ ناراض ہوتا ہے پگلی، یہ رشتے بھی اللہ نے عطا کر دے ہیں۔ اللہ کی امانت رکھوانے والا اگر واپس لے لے تو ہمیں احتجاج کرنا زیب دیتا ہے بھلا۔ پلیز خود کو سنبھالو۔ دیکھو دکھی صرف تم ہی تو نہیں ہونا، ہمارے ابا بھی نہیں رہے، ہم بھی جی رہے ہیں نا۔ کاروبار دنیا کسی کے بھی چلے جانے سے رکتا نہیں ہے، تم اس طرح اپنا نقصان کرو گی جو ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے بھیا نے اسے کاندھوں سے تھام کر رسانیت سے سمجھایا۔ وہ جانے کب وہاں آگے تھے۔ فاطمہ نے لب بھینچ کر سسکیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا۔ فاطمہ بہت بہادر لڑکی ہے۔ وہ بہت ضبط سے مسکرائے تھے۔ فاطمہ نے سر جھکا لیا تھا۔ اس کا رزلٹ ہمیشہ کی طرح شاندار نہیں تھا۔ پچھلے مہینوں وہ جس ذہنی گرب سے گزری تھی، بڑے بھیا کو اس کا پاس ہو جانا ہی غنیمت لگا تھا، ورنہ لاریب کی طرح سپلی لا کر بیٹھی ہوتی۔ میرے مارکس بالکل بھی اچھے نہیں تھے بڑے بھیا۔ وہ بڑے بھیا کا بڑھایا گفٹ لیتے ہوئے ہچکچائی۔ ڈونٹ وری، اگلی مرتبہ بہت اچھا آئے گا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تبکا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری لاریب کے ساتھ کر رہی تھی جب دانیال نے اندر آ کر ایک دم اس کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ کہاں؟ وہ چیختی رہ گئی، مگر دانیال کچھ بتائے بنا ساتھ گھسیٹ لے گیا۔ آخر تم لوگے کیا؟ وہ نہ جانے کیا لمغریز چٹکا تھا، مگر خریداری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ اب اس کا جواب دے گیا تھا۔ وہ تو یہ سمجھ کر خوش ہو گئی تھی کہ بڑے بھیا کی طرح وہ بھی اسے گفٹ دے گا، مگر خود اس کی پسند سے خرید کر۔ بس اب گھر چلو، لاریب اکیلی گرمی میں کھانا پکاتی مجھے کوس رہی ہوگی، اس نے اچھی خاصی بدمزگی سے کہا۔ ہاں چلو، میری شاپنگ تو ویسے ہی ہو چکی ہے، دانیال نے شوپر سنبھالتے ہوئے کہا تو وہ مزید جلی۔ تم مجھے آخر کیوں لے کر آئے تھے اپنے ساتھ؟ اوفو، آئندہ زندگی میں بھی ہمیں اکٹھے ہی شاپنگ کرنی ہے نا، دانیال نے مسکرا کر کہا تو فاطمہ کی جان جل کر خاک ہونے لگی۔ ایسی شاپنگ جس میں صرف تمہاری ہی چیزیں ہوں گی، مجھے کچھ بھی نہ لے کر دیا کرو گے تم؟ وہ زور سے چیخی۔ دانیال ہنسنے لگا۔ اچھا تو اس وجہ سے موڈ آف تھا؟ یار خفا کیوں ہوتی ہو؟ چلو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ لے دیتے ہیں، اس نے جیسے احسان جتایا۔ ہرگز نہیں، اب بس گھر چلو۔ اوفو، پتہ نہیں کیا انسان ہے، خود احساس ہی نہیں، ایک بڑے بھیا ہیں کیسے بھی نہ کہیں ہی خیال رکھتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس ناقدری اور نظر اندازی پہ آنسو آنے لگے تھے۔ دانیال نے بھی اصرار کیا، اس کے ایک بار کے انکار پہ اصرار نہیں کیا، اس کے ایک بار کے انکار پہ ہی کندھے اچکا دیے۔ فاطمہ دانت پیستی رہ گئی۔ اتنی جلدی آ گئے تم لوگ؟ میں تو سمجھی آج شام کو ہی لوٹو گے۔ لاریب نے انہیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ تمہاری ہمدردی میں مرور اٹھ رہے تھے۔ محترمہ کو بھاگی آئی ہے شاپنگ ادھوری چھوڑ کر آنا پڑا۔ دانیال ایک ساتھ دونوں کو جتا کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ فاطمہ کھولتے ہوئے ذہن کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی، اور جب کھانا کھانے کے بعد وہ سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں آئی تو ٹھٹک گئی۔ بیڈ پر عین سامنے خوبصورت سا گفٹ پیک پڑا تھا۔ وہ حیران ہو کر آگے بڑھی اور کارڈ کھول کر دیکھا۔ ایک معصوم سی لڑکی کے لیے جو کوئی بھی اندازہ لگانے میں بہت جلدی کرتی ہے۔ اس کے تاثرات ایک دم بدل گئے، لبوں پہ خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔
गिफ्ट खोला, उसकी पसंदीदा तरीन किताबें थीं जिन्हें देखते हुए उसकी आंखें जिगर जिगर चमकने लगी थीं। फिर मज़ीद बहुत सारे दिन गुजर गए। मगरिब की नमाज़ पढ़कर वो टब में नीम गर्म पानी में क्लींजिंग मिल्क, जैतून का तेल और शैम्पू मिलाकर पैर भिगोई बैठी थी जब लरेब पॉपकॉर्न से भरा शीशे का बाउल लिए चली गई। क्या हो रहा है? पैडी की ओर वो एकदम चीखी। तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है भाई? इतने तो खूबसूरत पैर हैं, नर्म और गुदास, ऊपर से गुलाबी गुलाबी। लरेब को उसकी खूबसूरती पे बहुत रश्क आया करता था। खूबसूरत चीज़ों की अगर केयर ना की जाए तो वो अपनी खूबसूरती खो देती है। फातिमा ने फ़लसफ़ा बिखारा। तुमने लड़की की तस्वीर देखी? लरेब ने पॉपकॉर्न खाते अचानक चौंक कर पूछा। कौन सी लड़की की? वो तौलिए से पैर खुश करने में मसरूफ़ थी। वो ही जिससे बड़े भैया की बात तय हो रही है। नहीं, मैं तो पुप्पो के साथ जाके उसे देख के आऊँगी। तस्वीर में तो धोखा भी हो सकता है और हम किसी धोखे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बड़े भैया की शरीक हयात को उनकी तरह खूबसूरत और बावकार तो ज़रूर होना चाहिए। तो फिर कल तैयार रहना, अम्मी अब जल्दी ये मामला निपटाना चाह रही हैं। लरेब के कहने पे वो एकदम से पुरजोश हुई। कितना मज़ा आएगा ना लरेब, भैया की शादी होगी। शादी तो नहीं, शायद मंगनी। भैया भी मना कर रहे हैं। लरेब के कहने पर उसने बगौर से देखा। मगर क्यों? पता नहीं। लरेब ने कंधे उचका दिए। मैं बात करूंगी उनसे। उनकी शादी हो जाने से घर में रौनक हो जाएगी। पुप्पो का भी दिल बहल जाएगा उनके बच्चों के साथ। वो एकदम उदास नजर आने लगी। लरेब चुप रही थी। सुबह ज़िंदगी, रवां दिन, खूबसूरत लम्हे, मोहब्बत, ज़िंदगी इससे ज़्यादा खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी। अल्लाह से और क्या मांगा जा सकता है? सब कुछ तो मिल गया था। बड़े भैया की मंगनी आयशा से होगी। आयशा उर्दू अदब में मास्टर्स कर चुकी थी और आजकल एक कॉलेज में लेक्चरर थी। बेहद चार्मिंग, तरादार और बावकार। वो वैसी ही थी जैसा उन सब ने चाहा था। बड़े भैया के साथ उसकी जोड़ी बेहद परफेक्ट थी। मंगनी बहुत धूमधाम से हुई। शादी 6 माह बाद होना थी। लरेब और फातिमा ने तो अभी से तैयारी शुरू कर दी थी। उस रोज़ भी बड़े भैया आए तो फातिमा लरेब के साथ फैशन मैगजीन सामने फैलाए मलबूसात के डिज़ाइन पर तबसरे कर रही थी। पुप्पो कुछ फासले पे कुशन्स के सहारे नीम दराज टीवी देखने में मगन थी। खाना लाऊं बड़े भैया? लरेब उन्हें देखते ही फ़ौरन उठी। नहीं, बस एक कप चाय, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। उन्होंने बैग सोफे पर फेंक कर अपने कमरे का रुख किया। बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी ने रिमोट से टीवी की आवाज़ कम करके तशवीश से उनका चेहरा देखा। जी, वो पलटे बगैर आहिस्तगी से कहकर चले गए। खाना क्यों नहीं खाना भैया? भूखे पेट नींद नहीं आती। और देखिए ना, आयशा भाभी का फ़ोन आया था, आपका सेल नंबर मांग रही थी, कहें तो दे दें। वो उनके पीछे भागती हुई आई थी। अंदाज में शोखी और शरारत झलक रही थी। बड़े भैया चलते हुए एकदम रुके थे। वो बर वक्त संभल गई वरना उनसे टकरा जाती। फातिमा, हर एक वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता, अपने कमरे में जाइए। उनके लहजे में ना तो दुरुस्तगी थी ना ही तेज़ी और तलखी। इसके बावजूद फातिमा सुन सी खड़ी रह गई थी। बड़े भैया के कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ था। क्या हो गया भाई? किसी ने स्टॉप कह दिया? लारेब चाय के मग के साथ वहाँ आई तो उसे देखकर हंसी थी। उसने जवाब में कुछ कहना चाहा मगर लारेब दस्तक देने के बाद अंदर जा चुकी थी। वो उलझी हुई वापस पलट गई। क्या हुआ फातिमा? मैं महसूस कर रही हूँ कुछ दिनों से तुम उलझी हुई हो। लारेब ने उसके बराबर चलते हुए अचानक सवाल कर दिया था। वो चुप रही और यूं ही चलती रही। दानी से लड़ाई हुई है? नहीं, उसने सर को नफ़ी में जुम्बिश दी। फिर क्या हुआ है? थोबड़ा क्यों सुजा रखा है? देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, दिन ब दिन मोटी हो रही हूँ, पहले वाले सारे कपड़े तंग हो चुके हैं। लारेब ने मुंह लटका लिया था। तुमने देखा? बड़े भैया अभी से बदल गए, शादी के बाद तो। अरे अरे, उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू देखकर लारेब घबरा गई। क्या हुआ? क्या कह दिया बेचारे ने? उन्होंने मुझे डांटा और पता है पिछले कई दिनों से वो ना तो मुझसे बात करते हैं ना ही पहले की तरह ख्याल रखते हैं। वो सचमुच रोने को तैयार थी। बहुत अच्छा हुआ, अब जाकर तुम्हें मेरी कदर होगी, समझो। ये मेरी दुआओं की कबूलियत है। दानियाल ने अचानक मुदाखलत की। क्या मतलब? वो अचानक मुड़ी। वो हंसने लगा। दानी, मैं तुम्हें मार बैठूंगी। वो तिल मिलाकर उसके पीछे भागी। दानी ने उसे पूरे लॉन का चक्कर लगवाया। जब हाँफने लगी तब हाथ पकड़ कर बिठाते हुए बाजार हमदर्दी से बोला, वैसे अगर सचमुच बड़े भैया शादी के बाद बदल गए तो तुम्हारी आइसक्रीम का खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हें सिर्फ आइसक्रीम की फिक्र है? लारेब ने भुना कर लानियाल को घूरा। नहीं, मुझे भाभी की भी फिक्र है। वो दांत नकोसते लगा जबकि फातिमा किसी गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। फिर सिर्फ फातिमा ने ही नोट नहीं किया। दानी, लारेब के साथ साथ पुप्पो ने भी बड़े भैया का यकसर बदला हुआ अंदाज मुलाहिजा किया। और तो और सानिया आपा और उनके दोनों बेटों ने भी। अभी वो सब इस बदलाव पे सही तौर पर गौर व खोज भी ना कर पाए थे कि आशा भाभी के घर वालों की तरफ से मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया गया और वजह ये बताएगी कि लड़की इस रिश्ते पे राजी नहीं है। वो सब शर्त रह गए। लारेब और फातिमा ने तो बाकायदा आंसू बहाए थे। फिर झोलियाँ फैलाकर बदुआएं भी दे डाली। तब भी दुख कम ना हुआ तो पुप्पो के पास आकर आयशा के घर जाने की जिद करने लगी। मगर हम वहाँ क्या करने जाएंगे जब कोई रिश्ता नाता ही न रहा? पुप्पो को गुस्से के साथ साथ तौहीन और दुख ने भी निढाल किया हुआ था। हम उनसे पूछेंगे आखिर क्या सोचकर उन्होंने हमारे बड़े भैया को इनकार किया।
वो है क्या चीज़? फातिमा चीखी थी। बस करो ये फजूल के डायलॉग्स, कोई वहाँ नहीं जाएगा, और ख़बरदार जो आज के बाद मैं किसी के मुंह से इस मौजू पे कोई बात सुनूं। बड़े भैया ने अचानक आकर सपाट चेहरे और सर्द आवाज़ में कहा तो वो सब चुप होकर उनकी शक्ल देखते हुए वो दुख तलाशने लगी जो उनके ख्याल में उनके चेहरे पर ज़रूर नजर आना चाहिए था, मगर ये उनकी खाम ख्याली थी। जैसे ही बुप्पो ने रिश्ते करने वाली खाला के बताए रिश्ते को देखने जाना चाहा, बड़े भैया का बहुत शदीद रद्द अमल देखने को बोला। हरगिज़ नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं, अब कोई मेरी शादी का नाम भी नहीं लेगा। फातिमा ने देखा उनका सुर्ख सफ़ेद चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हो रहा था। मगर बेटा, अम्मा मैंने कह दिया ना, प्लीज़। उन्होंने इतनी नखवत से कहा था कि अम्मा बस उनकी सूरत तकती रहेगी। फातिमा को तो खैर बोलने की हिम्मत ही ना हुई उनके इतने सख्त तेवरों को देखते हुए। लगता है भैया ने दिल पे ले लिया। इंसल्ट तो वाकई बहुत हुई है, उनकी शायद मोहब्बत भी करने लगे हों। वो सोचकर अफसुर्दा होती रही। आयशा पे एक बार फिर से गुस्सा आने लगा था, जिसने बैठे बैठाए सारा काम बिगाड़ दिया था। वो लॉन में टहल रही थी जब बड़े भैया को उसने गाड़ी से उतरकर अंदरूनी हिस्से की जानिब जाते देखा। वाइट कॉटन का कलफशुदा कुर्ता शलवार, फ्रेश शेव और आर्मी कट हेयर स्टाइल, 6 फुट से भी निकलती हुई कामद और गजब की स्मार्टनेस लिए मजबूत सराबा। भला क्या कमी है थी इनमें कि आयशा ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसके अंदर फिर से मलाल उतरने लगा, और मलाल इतना गहरा, इतना शदीद था कि उसे पता ही नहीं चला वो क्या हमाकत करने चली है। अपनी जगह से उठी और भागती हुई उनके पीछे चली आई। बड़े भैया प्लीज़ आप दफ़ा करें ना आयशा को, वो दुनिया में आखिरी हसीन लड़की तो नहीं थी। आप देखिएगा हम सब मिलकर कितनी चार्मिंग लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। फातिमा, वो ज़ोर से धारे उनकी आंखें एकदम से दुबक उठी थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इतनी ज़ोर से छिंखाड़ने के अंदाज में कहा कि वो सहम कर वहाँ से भाग गई, मगर लारे बुरदानी की इस्तफसार फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं तो हमदर्दी कर रही थी उनसे, लेके मुझे ही डांट दिया। हमदर्दी या नमक पाशी, अहमक। दानियाल ने दान किचकिचाते हुए उसे घूरा। साबित हो गया कि तुम्हारी तमाम तर्ज जहानत व फतानत बड़े भैया के दम से ही थी। जैसे ही उन्होंने तुमसे अपना दस्ते शफकत उठाया तुम एकदम गाउदी साबित हुई। दानी, वो ज़ोर से चीखी। चीखो मत, मुझे तो अपनी किस्मत पे तशवीश होने लगी है, क्या बनेगा मेरा। वो तो एक इतनी बेवकूफ़ लड़की से मेरी किस्मत फूटने वाली है। ओ नो दानी, उसने किचन उठाकर उसे दे मारा। दानी ने उसका ध्यान बट्टे में इत्मीनान भरा सांस लिया, वरना हकीकत ये थी कि वह खुद भी बड़े भैया के रवैये से उलझ रहा था। फिर धीरे धीरे से ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। नहीं बदला तो बड़े भैया का अंदाज और रवैया। जाने क्यों फातिमा को तो यकीन हो गया था कि बड़े भैया ये तौहीन भूल नहीं पा रहे। उनका इनकार ही रहा, यहाँ तक कि पुप्पो ने उनके सामने हार मान ली और चुप साध ली तो सब कुछ जैसे मामूल पे आ गया। वो कमरे में आती तो हमेशा के नफासत पसंद बड़े भैया का कमरा कुछ बिखरा बिखरा सा महसूस हुआ, यूँ जैसे वो अभी अभी कमरे से निकले हों। उनके मलबूस की महसूस महक फ़ज़ा में रची बसी थी। जैसे गहरा सांस खींचकर उसने अंदर उतारा और जाने क्या सोचकर मुस्कुरा दी। बहुत कुछ बदल गया था उस कमरे में, मगर दरीचे के पास परी राइटिंग टेबल और कुर्सी अब भी वहीं थी। उसे लगा जैसे अभी भी बड़े भैया किताब टेबल पर औंधा करके कहीं बाहर निकले हैं और उनकी जगह दानियाल बैठा कुर्सी को ज़ोर ज़ोर से झिल्ला रहा है। वह बेख्तियार ही आगे भर आई और कुर्सी के हथेक पे हाथ फेर कर यासियत अमेज़ लहजे में बुड़बड़ाई। कहाँ खो गए बड़े भैया, पता नहीं हम किसी को इतनी शिद्दतों की मोहब्बतें सौंपते हुए ये क्यों भुला देते हैं कि फिर कोई इन मोहब्बतों का आदी होकर जीना सीख गया है। उसका दिल एकदम मलूल होने लगा तो सर झटक कर खुद को इस कैफियत से निकालते हुए पलट कर अलमारी की सिम जाने लगी थी कि राइटिंग टेबल पर पड़ी सादुल्ला शाह की किताब ने जैसे निगाह और कदमों को जकड़ लिया। वो कुछ देर यूं ही किताब पे नज़रें जमाए रखने के बाद बेख्तियार हाथ बढ़ाकर किताब को उठाने से खुद को किसी तौर भी नहीं रोक पाई। ओहो, तो बड़े भैया भी बेचारे मरीज़ मोहब्बत निकले। उसका तजस्सुस और इश्तियाक से बुरा हाल होने लगा, मगर इस वक्त तो वो बिल्कुल उछल कर रह गई जब सफ़ा पलटने पे एक तस्वीर किताब के चिकने सफ़े से फिसल कर उसके कदमों के दरमियान जा गिरी। उसने यूं ही नज़रों को फेर कर देखा, तस्वीर औंधी थी और उसकी पुश्त पे गालबन कुछ अशआर तहरीर थे। वो खड़े खड़े यूं ही झुके। जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था, तुम ही मिलते तो अच्छा था। सादुल्ला शाह की पूरी गज़ल तहरीर थी। शक तो उसे था कि बड़े भैया आयशा की वजह से कहीं और शादी नहीं कर रहे, मगर अब यकीन भी आ गया। उसने मुस्कुराहट जब्त करते हुए जैसे ही तस्वीर पलटना चाहिए, ऐन उसी पल किसी ने नहायत जारहाना अंदाज में झपट्टा मारकर तस्वीर उससे छीन ली। फातिमा ने चौंक कर सर ऊंचा किया और जैसे धक से रह गई। बड़े भैया अंगारों की माने दहकती आंखों समेत उसे घूरते इतने खतरनाक तासुरात लिए खड़े थे कि फातिमा की जान हवा हो गई। हाउ डेयर यू, वो बोले नहीं धारे थे। जी बड़े भैया, तुम यहाँ आई कैसे? वो फिर कर रहा है। और ये क्या, तुम मेरी जासूसी करती फिर रही हो? उनका लहजा इतना संगीन था कि फातिमा को लगा वो उसे थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सॉरी बड़े भैया, नाउ गेट लॉस फ्रॉम हेयर, उन्होंने उसकी बात काट कर चिंगारते हुए कहा। दुख, सुबह की तौहीन और जिल्लत के एहसास समेत
उसका चेहरा भाप छोड़ने लगा था, जबकि आंखें नमकीन पानियों से चली गईं। और हाँ, वो मुंह पे हाथ रख के सिसकियां दबाती हुई पलटकर भाग जाने को थी, जब उनकी पुकार पे ना चाहते हुए भी रुकी। अलबत्ता मुड़कर उन्हें देखने को उसका जी नहीं चाहा। आइंदा यहाँ आने की जहमत मत करना, ख़ास तौर पर इस किस्म की फजूल सोच के साथ। वो दुनिया भर की तलखी लहजे में समेटे फिनकार के कह रहे थे। फातिमा अगले ही लम्हे दरवाज़ा पार कर गई। क्या बात है, बहुत चुप चुप हो। दानी को उसकी खामोशी हजम नहीं हुई तो किचन में ही आ गया। फातिमा ने जवाब नहीं दिया, अपना काम करती रही। पकोड़े खिलाओ यार, और पुदीने की चटनी। वो उसके मूड का अंदाज़ा करने को बोला। दानी प्लीज़ इस वक्त जाओ। उसने सख्त बेजारी से चमचा पठा। सॉरी, वो मुंह लटका कर बोला। फिर उसकी सिम झुकते हुए राजदारी से सरगोशी की। सुनो, बड़े भैया से डांट खाई है ना? और फातिमा ने तैश में आकर उसे सालन वाला चमचा ही खींच मारा। अम्मा को बताता हूँ, सुनो। वो पलट रहा था जब फातिमा ने बेख्तियार पुकार लिया। बोलो, क्या कहना है? आयशा का पता करो, क्या दानी उसकी शादी हो गई? कौन आयशा? दानियाल अचंभे से उसे देखने लगा। बड़े भैया की एक्स फियांसी, और कौन सी आयशा? तुम्हें उससे क्या मतलब? दानियाल के माथे पे शिकने नमूदार हुई। मतलब मुझे नहीं, बड़े भैया को है। अगर उनकी शादी कराना है तो फिर आयशा का पता करना ज़रूरी है, इसलिए कि बड़े भैया इसके सिवा किसी और से शादी नहीं करेंगे। शट अप फातिमा, अगर ये मजाक है तो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ दानी, यही तो बात है। कल मैंने बड़े भैया के कमरे में किसी लड़की की तस्वीर देखी है, जिसकी बैक साइड पे कुछ इसी किस्म के इशार तहरीर थे। वो मुस्कुराकर हर्ज लेने वाले अंदाज में जिताकर कह रही थी, जबकि दानियाल हमनक खड़ा था। तुम्हें यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है फातिमा। मुझे गलतफहमी नहीं हुई। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो जाओ बड़े भैया से पूछो वो तस्वीर किसकी है। फजूल मत बोलो फातिमा, मैं कह रहा हूँ ना। दानियाल ने डांटा, मगर वो डटी ही। बहुत पारसा समझते हो ना तुम बड़े भैया को, मगर वो इतने भी पारसा नहीं है। उसे पता नहीं कब कब का गुस्सा था। मैं खामखा तुमसे हमदर्दी महसूस कर रहा था, वरना तुम इस काबिल हो कि बड़े भैया की डांट फिटकार खाती रहो। दानियाल गुस्से से कहकर चला गया। फिर रिश्ता करवाने वाली मासी एक साथ ही दो रिश्ते ले आई। दोनों ही लड़कियां पढ़ी लिखी और अच्छे घरानों की थी। शक्लो सूरत भी हज़ारों में मुमताज़ नजर आती। सानिया अब्बा को एक लड़की ज़्यादा भाई थी। देखो, लारेब जचेगी ना अपने वलीद के साथ? अम्मा, आज आप वलीद को भी एक नज़र तस्वीर दिखा दीजिए, फिर हम बाकायदा रिश्ता लेकर जाएंगे। आपा ने अगला प्रोग्राम तय किया तो फातिमा के लोगों पे तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। मगर हो सकता है बड़े भैया को एतराज़ हो। क्या मतलब? अम्मा के साथ सानिया आपा ने भी हैरानी से उसे देखा। वो यकीनन यहाँ भी तफसीलात बयान करने से ना चौंकती, मगर दानियाल के सख्त तनबीही निगाहों से खाइफ होती, न चाहते हुए भी ज़बान दबा गई। फातिमा, तुमने बताया नहीं? आपा को तो परेशानी हो गई थी। कुछ नहीं आपा, ऐसे ही कह रही है। जाओ फातिमा, तुम चाय तो बना कर लाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है। दानियाल ने फातिमा को वहाँ से उठाया, फिर पुप्पो की तरफ देखकर बोला, अम्मा मुझे आज भी अब अहमद के घर जाना है पढ़ने, रात वहीं ठहरूंगा। खुद ही वहाँ जाते हो बेटा, कभी उसे भी अपने यहाँ बुला लिया करो। अम्मा ने खलूस से मशवरा दिया, मगर दानियाल को बुरा लग गया। अम्मा, हम वहाँ कंबाइंड स्टडी के लिए जाते हैं, सुकून से पढ़ने। यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं उसके साथ 2 घड़ी सुकून से पढ़ लूँ? हो, बुरा क्यों मानते हो दानी? तुम्हारा कमरा क्या इस काबिल नहीं कि तुम्हारा दोस्त वहाँ बैठ कर पढ़ ले? आपा ने घुरका। आपा, बड़े भैया को रात को एक गैर जवान लड़के का घर में ठहरना हरगिज़ गवारा नहीं होगा, बैठक में भी नहीं। फिर उसके अलावा अहमद बड़े घर का बेटा है, यहाँ वो बेइत्मीनान ही रहेगा। उसके पास हर बात का जवाब था। पुप्पो ने खामोशी से उसकी बात सुनी थी, अलबत्ता कहा कुछ नहीं। क्या तुम अपने घर के माहौल से मुतमिन नहीं हो दानी? फातिमा ने उसकी बात सुन ली। ऐसा कुछ नहीं है, वो आहिस्तगी से कहकर चाय का कप उससे लेकर अपने कमरे में चला गया। फातिमा को पहली बार उसका लहजा खुश्क महसूस हुआ था। मगर तुम्हें एतराज़ किस बात पे है? आखिर और कितना लेट करोगे बेटा? बड़े भैया के साफ इनकार ने पुप्पो को कितनी ही देर गुमसुम कर दिया। अम्मा, इतनी जल्दी भी क्या है? फिर ये लड़की जिसे आपने पसंद किया, उम्र देखी है इसकी? अम्मा, मुझे मैच्योर साथी चाहिए। उनका अंदाज झुंझलाया हुआ था। चलो ठीक है, तुम दूसरी तस्वीर देख लो। ये लड़की मास्टर्स कर चुकी है, किसी प्राइवेट इदारे में अच्छे ओहदे पे काम कर रही है। अम्मा, मुझे वर्किंग वूमेन से शादी नहीं करना। उन्होंने तस्वीर लेने को भी हाथ नहीं बढ़ाया। माँ ने बगौर उनकी सूरत देखी। मुझे लग रहा है वली, तुम मुझे टाल रही हो। अम्मा, वो जिद हो गए। बेटा, हमें सिर्फ तुम्हारी ही तो फिक्र नहीं, अभी 3 और भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो अब कर देना उनकी। कब मना कर रहा हूँ। वो उठ कर खड़े हो गए। तुझसे पहले? अम्मा ने खफगी से उन्हें देखा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अम्मा। वो बेजार होने लगे, तब अम्मा खामोश हो गई। अगले रोज़ उन्होंने सानिया आपा को उनका इनकार पहुंचाया तो वो भी सोच में पड़ गई। वलीद कहीं इन्वॉल्व तो नहीं था? मंगनी ही टूटी है मेरे बच्चे का तो दिल ही टूट गया। पुप्पो मलूल होने लगी। चले, अगर वो वक्त चाहता है अम्मा तो दे दें उसे। वक्त ज़बरदस्ती भी तो नहीं की जा सकती। आप दानी और फातिमा का कर दें, बल्कि ऐसा करें लारेब के लिए रिश्ता तलाश करें, फिर तीनों की इकट्ठी ही कर दें। उनके मशवरे पे पुप्पो सर हिलाकर कुछ सोचने लगी। सानिया आपा के चले जाने से घर में एकदम खाली सन्नाटा सा हो गया। दानियाल का फाइनल सेमेस्टर चल रहा था। वो दिन रात पढ़ाई में मसरूफ़ था।
फूफो की तबीयत बदलते मौसम की वजह से ख़राब रहने लगी। दिन ऐसे ही बेकैफ गुजरते रहे। दानी के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए। उसके बावजूद वो घर से गायब ही रहता। उस वक्त वो उसे बहुत दिनों के बाद इस वक्त घर पे देख रही थी। फिर मौसम भी अच्छा हो रहा था। वो पकौड़े बनाने के इरादे से किचन में जा घुसी। जानती थी कि रिमझिम बरसती बारिश में दानी को ऐसे पकवान बहुत अच्छे लगा करते थे। ट्रे में पकौड़ों की प्लेट, केचप और भाप पूरा चाय के मग लिए वो किचन से बाहर आती, ऊंची आवाज़ में उसे बुलाने लगी, दानी दानी आ जाओ, चाय के साथ पकौड़े ले लो। लारेब को तो अब एक भी नहीं मिलेगा। मेरे पकाने के दौरान ही आधे चढ़ कर गई हम मोटो। वो दानियाल के कमरे के आगे से गुजरकर पुप्पो के कमरे की सिमत जाते हुए चिल्लाई थी। उसी वक्त खटका पा के पलटी। बड़े भैया ब्लैक शलवार सूट पहने बालों से पानी के कतरों को झाड़ते उसके पास से गुजर कर चले गए। आफ्टर शेव लोशन, सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू ने उसे अपने हिसार में ले लिया। उसने सर झटका और पुप्पो के कमरे से अंदर चली आई। वलीद आ गया? पुप्पो ने उसके हाथ से मग लेते हुए बड़े भैया के मुतल्लिक इस्तफसार किया। जी, चाय का पूछा था। उन्होंने कप साइड पे रखते हुए उसे कहा तो उसके चेहरे पे बेजारी सी बिखर गई। उफ़ो पुप्पो, पुप्पो जानी, लारेब से कहिए ना, मैं पहले ही पूरा 1 घंटा किचन में खड़ी होके आ रही हूँ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर भी उसने एक ताहट भरे लहजे में कहा कि कभी यकीन दानियाल की आमद का जो था, मगर उसके बजाय बड़े भैया की आवाज़ सुनकर उस पर एकदम खजालत का गलबा छा गया। मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा अम्मा, किसी ने लिया तो नहीं? वो खफीफ सी बैठी रहेगी। तुम बैठो बेटा, पहले आरेब से पूछती हूँ, वही सफाई वगैरह करती है तुम्हारे कमरे की। पुप्पो ने उठते हुए कहा तो उन्होंने बेख्तियार आगे बढ़कर उन्हें वापस बिठाया। आप रहने दें अम्मा, पहले आरेब को खुद देख लेता हूँ। वोल्टे कदमों लौट गए। फातिमा ने गहरा तवील सांस खींचा और यूं पुप्पो को देखने लगी जैसे जानना चाहती हो उन्होंने उसकी बात का बुरा तो नहीं मनाया, मगर उनके चेहरे पे ऐसा कोई तासुर नहीं था। शायद यही वजह थी कि उसकी खजालत तासुफ में ढलने लगी। क्या बात है, पकौड़े सामने रखकर स्टैचू क्यों बन गई? दानियाल ने उसके बराबर नशीस संभालते हुए एक साथ 3 पकौड़े उठाकर मुंह में डाल लिए। कोई और मौका होता तो लाजमी मुझसे शर्मिंदा करती, मगर इस वक्त कुछ कहे बिना खामोशी से उठ गई। दानियाल ने बढ़ी हुई प्लेट को हैरत की निगाह से देखते हुए कुछ ना समझने वाले अंदाज में कंधे झटक दिया। स्मार्ट होने के चक्रों में लारेब बेचारी अच्छी खासी गन चक्कर बन गई थी। सुबह कॉलेज जाने से पहले पूरा घर शीशे की तरह चमकाती। घर तो ज़रूर चमक जाता, अलबत्ता वो बुरी तरह से थक कर चूर हो जाती। इस स्मार्टनेस के क्रेज़ ने बहुत कुर्बानियाँ वसूल की थी। लानत है यार, सारा दिन कोलू के बैल की तरह जुते रहो, नतीजा वही ढाक के 3 पात। उसने एक बार फिर हिम्मत हार दी थी और फातिमा के ख्याल में यही उसकी नाकामी की बड़ी वजह थी कि वो कोई भी काम मुस्तकिल मिजाजी से नहीं करती थी। दोपहर में वो भरपूर नींद लेकर उठी तो हस्बे साबिक घर साफ सुथरा ना मिला तो लारेब को पुकारने लगी, लारेब घर कितना गंदा हो रहा है, जल्दी से सफाई कर लो, फिर मैं खाना तैयार करती हूँ। फ्रिज से कटे हुए तरबूज की भरी प्लेट निकाल कर वो बरामदे में कुर्सी पे बैठी। ऐसा करो, ये मुझे दो और सफाई आज तुम कर लो। लारेब प्लेट झपट कर भाग गई। फातिमा पहले तो हैरान हुई, फिर झुंझला गई। बिखरा हुआ घर झुंझलाहट में मुबतला कर रहा था। जब भी उसने पहले हर चीज़ उसके ठिकाने पे पहुंचाई, फिर पाइप लगाकर झाड़ू उठाने से कबल दुपट्टा उतार कर बरामदे के पिलर के साथ 2 बल देकर गिरा लगाती और खुद शराब शराब छींटे उड़ाते हुए धुलाई में मशगूल हो गई। पूरा घंटा लगाकर इस काम से फुर्सत मिली तो मुसलसल झुके रहने से कमर अलग तख्ता हो रही थी, मगर अभी वाइपर लगाना बाकी था। उसने चप्पल भी उतार दी और बरामदे के साथ कमरों के भी पंखे फुल स्पीड में चला दिए। हर चीज़ धुलधुलाकर साफ सुथरी हुई, कितनी अच्छी लगने लगी थी। तो सिफी निगाहों से इतराफ़ का ज़्यादा लेकर उसने खुद को खुद ही शाबाश दी और गुनगुनाते हुए पूरी तवज्जो से वाइपर लगाने में मगन हो गई। और पता भी नहीं चला बरूनी भुरा हुआ दरवाज़ा खोलकर कब कौन अंदर दाखिल हुआ। अपने काम में मगन वो बरामदे वाइपर से खुश कर रही थी। ब्लू कमीज़ की आस्तीन कोहनी तक फोल्ड थी, शलवार के पांचे भी गीले थे। इस बीच चेहरा इस ढलती हुई शाम की सुर्खी और काम की मुशक्क़त से तिमतमा रहा था। पसीने के कतरे उसके माथे की रोशन चमकदार सतह को मजीद हसीन बना रहे थे। ब्लू सूट में वो नर्म नाजुक सी लड़की, जिसकी मोटी सी चोटी बहुत बेनियाजी के आलम में दाएं बाएं झूल रही थी और कुछ आवारा झूलती हुई लिटे सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसे खबर भी न हो सकी। उसका ये सादा सा सहर तारी करता हुआ सरापा किसी की गैर इरादी तौर पे उठी हुई निगाहों को खुद पर से हटने की इजाज़त ही नहीं दे सका था। ये यकीनन इन गुस्ताख निगाहों की तपिश ही थी कि जाने कैसे गीले फर्श पे उसके पाँव रपट गए और अगले ही लम्हे वो बरामदे के बीचों बीच फर्श पे गिरी पड़ी थी। संभलने के बाद नज़र उठाई तो ऐन सामने बड़े भैया भैया के साथ वो अजनबी सूरत देखकर उस पर यकलक हिफ़्फ़त, खजालत, सबकी और बेबसी का एहसास इतना हावी हुआ कि आंखें पानियों से चली गई। मगर इन धुंधलाई हुई आंखों के बावजूद वो बड़े भैया की अंगारे बरसाती नज़रों को ज़रूर पहचान गई थी। जब भी चोट की परवाह किए बगैर सूरज से उठी थी और अजनबी की मुतबस्सम नज़रों हमदर्दाना तासुरात को नज़रअंदाज किया खराब से अंदर कमरे में जा घुसी। उफ, मर जाने को ही तो जी चाहा था उसका। घुटनों में मुंह छुपाते हुए उसने इसे एहसास से पीछे छुड़ाना चाहा, मगर इतनी जल्दी कहाँ मुमकिन था। हाँ, कुछ वाक़यात कितनी बार ही वकूफ़ पज़ीर क्यों ना हो जाए, इंसान उनका आदी नहीं हो पाता। इन्हीं में से एक बेइज्जती का एहसास भी था।
हर बार नए सिरे से मरने को जी चाहता। एक बार फिर कतई अनजाने में वो बड़े भैया के ताब का शिकार हुई थी, जो गरज गरज कर उससे पूछ रहे थे, दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा? भला सफाई के दौरान दुपट्टा उतार कर रखने की कौन सी तुक है? और हमेशा की तरह ही जवाब में एक लफ्ज़ न कह सकी थी। बहुत ही शदीद तूफान था। आसमान से टूटती बिजलियां, बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट और मूसलाधार तरीके से बरसती बारिश। इसी तूफान की वजह से बिजली भी पिछले आधे घंटे से बंद थी। कमरे में कैंडल रोशन थी, जो पिघल पिघल कर आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी। इस नीम तारीख कमरे में जब बिजली चमकती तो पूरे माहौल को सफ़ेद धुंधिया रोशनी से भर देती। सर पटकती हवाओं से दरीचे के पट मुसलसल ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। इन खुलते बंद होते दरीचों से पानी बारिश की बुछार हवा के दोष पर अंदर आती और दीवार के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठी फातिमा को भिगो जाती। बदलते मौसम की ये तूफानी बारिश जिस समय कब कभी दौड़ा रही थी, मगर वो तो जैसे इस पल हर एहसास से आ रही थी। शाम के वक्त घर में होने वाले हंगामे ने उसे सहमा के रख दिया था। इससे पूछी, अम्मा ये सारा सारा दिन और रातों को कहाँ गायब रहता है? उसने बड़े भैया की गुस्सीली आवाज़ सुनी। बताया तो है, नौकरी। कौन सी नौकरी है जो 24 में से 20 घंटे तक जारी रहती है? बड़े भैया का लहजा इतना ही कड़ा और गसीला था। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। वो दानियाल ही था। वो अगर चाहती भी तो यकीन न कर पाती। बड़े भैया से डरने झिझकने वाला, हरदम उनका एहसान मानने वाला दानियाल नहीं, ये तो कोई बदलिहाज सरकश और हरधर्म सा लड़का था, जिसे न रोती हुई माँ का ख्याल था, न बड़े भैया का लिहाज। आंधी तूफान की तरह राह में आती हर चीज को ठोकरों से उड़ाता हुआ वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो फातिमा की हरासा आंखों में लरसते आंसू को देखकर उसने जाने क्यों लबों को सख्ती से भींच लिया और अगले ही लम्हे उसे नज़रअंदाज करता घर से ही निकल गया। तब से अब तक वो घर नहीं लौटा था और उसका दिल लातादाद होश साथ लिए सहमे जा रहा था। उसे पूरा यकीन था दूसरे कमरे में पुफोला रेप के अलावा बड़े भैया भी अपने कमरे में सोए तो नहीं होंगे। तभी इस तूफानी मौसम में भी कॉल बेल की आवाज़ उसकी समातों ने महसूस कर ली तो लपक कर बाहर आई, मगर इससे पहले ही बड़े भैया दरवाज़ा खोल चुके थे और इसकी तवक्का के खिलाफ कुछ कहे बिना चुपचाप पलट कर अपने कमरे में चले गए। तो फातिमा ने बेख्तियार सुख का सांस लिया। खाना लाऊं? वो इसके पीछे ही आई थी। नहीं, चाय। वो झुककर जूते उतार रहा था। इस सवाल पर चंद लम्हों के तवक्कुफ से सर उठाकर उसे देखा। हाँ, लेकिन अगर जहमत ना हो तो। और वो शाह की नज़र उस पर डालकर चुपचाप पलट गई। क्यों सता रहे हो दानी? सबको परेशान कर रखा है। तुमने आखिर बता क्यों नहीं देते कि तुम? बता रहा हूँ, आराम से बैठ जाओ। वो शर्ट के ऊपरी बटन खोलकर रिलैक्स होकर अपने बिस्तर पर तकियों के सहारे नींद दराज था। सीधा होते हुए उससे चाय का मग ले लिया। तुमने बड़े भैया के साथ बदतमीजी क्यों की थी दानी? खासी देर उसकी तरफ से बात शुरू होने का इंतज़ार करके वो खुद ही बोली, तुमने क्यों की थी उस रोज़? वो उल्टा उस पर गिरफ्त कर गया तो फातिमा ने किसी कदर नाराज़गी से उसे देखा था। मुझे पता नहीं था कि बड़े भैया सब सुन रहे हैं। वो तो बस वक्ती गुस्सा था, मगर मेरा ये गुस्सा वक्ती नहीं। क्या कह रहे हो दानी? फातिमा ने बेख्तियार घबरा कर उसे देखा। मैं आज़ादी और अपनी मर्ज़ी से जीना चाहता हूँ फातिमा, रोक टोक मुझे पसंद नहीं। उसने चंद घूंट लेकर कप वापस रख दिया। बड़े भैया बेजा पाबंदियाँ तो नहीं लगाते। अब ये सबक तुम मुझे पढ़ाओगी? वो तैश में आकर बोला। फिर उसे हर्ट होते महसूस करके लहजे को धीमा बनाकर बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट फातिमा। मुझे अंदाज़ा है कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें बहुत हर्ट करने वाला है, मगर मैं मजबूर हूँ। वो मुस्तरिब सा होकर कहता उठकर उससे रुख फेर गया, जबकि फातिमा का दिल सीने के अंदर जख्मी परिंदे की मानिंद फड़फड़ाने लगा। उसने किसी कदर सहम कर दानियाल को देखा, जो हनूज रुख फेरे खड़ा था। तुम्हारे लिए खुशखबरी है फातिमा, मैं सऊदीया जा रहा हूँ बहुत सारा पैसा कमाने। वो उसकी बात को मजाक समझती, अगर वो ज़िंदगी में पहली मर्तबा उसे इतना संजीदा ना देख चुकी होती। मगर दानी, पैसा तो यहाँ रह के भी नहीं कमाया जा सकता फातिमा, मेरा जाना ज़रूरी है। मैं सारी ज़िंदगी इस लाइफस्टाइल के साथ नहीं गुजार सकता। इस ज़िंदगी में भी बुराई तो नहीं है दानी, हम खुश रह सकते हैं। उसने वहशत में घिरते हुए कहा था। मगर मैं खुश नहीं रह सकता, और मेरी खुशी कैसे हासिल होगी ये मैं जान गया हूँ। वो खिड़की की ग्रिल से कंधा टिकाए उसे देख रहा था। दानी, तुम्हारी खुशी तो मैं थी, ये क्या कह रहे हो तुम? उसका दिल चाहा कह दे, मगर जब बोली तो कुछ और। नहीं दानी, तुम नहीं जाओगे, बल्कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और उसकी बात पे दानियाल के लबों पे नाकाबिले फ़हम सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। एहसन मेरे जाने के तमाम इंतज़ार मुकम्मल कर चुका है, वो कह रहा था। मगर फातिमा को इतना शौक लगा कि उसकी बात सुनकर वो मज़ीद एक लम्हा भी उसके कमरे में ठहरे बिना चली आई थी। असल धचका उसे उस वक्त लगा जब ऊपर बड़े भैया के भी रोकने के बावजूद अपने फैसले से एक इंच भी नहीं सिरका। मेरा पासपोर्ट बन चुका है और टिकट्स कंफर्म है, मैं नहीं रुक सकता। उसने ये कहकर मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। यानी वो बाला ही बाला सब कुछ कर लेने के बाद आखिर में सब बस मुतला कर रहा था, ना कि इजाज़त तलब कर रहा था। किसने इंतज़ाम किया है? इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं था कि इतनी आसानी से जा सकते। बड़े भैया के सवाल पे उसने उसी एतमाद के साथ जवाब दिया, मेरा दोस्त एहसन, वही जिसके साथ तुम कंबाइंड स्टडी के लिए उसके घर जाया करते थे। बड़े भैया बुरी तरह चौंके। जी,
دانی نے اس بات میں جواب دے کر انہیں گمسم کر دیا۔ وہ اتنا کچھ صرف دوستی میں تو کرنے سے رہا، اصل بات کیا ہے دانی؟ اور فاطمہ نے دیکھا وہ اس پل ان سب سے نظریں چرانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو، جانے سے قبل فاطمہ سے نکاح کر کے جاؤ، وہاں جانے کے بعد جب تمہیں سہولت ہو اسے بلوا لینا۔ دانیال ان کے مطالبے پہ پہلے گڑبڑایا، پھر بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ کمال کرتے ہیں بھیا آپ بھی، میں وہاں کمانے جا رہا ہوں، گھر بسانے نہیں۔ کمائی کے ساتھ اگر گھر بھی بس جائے تو زندگی سہل ہو جائے گی بیٹا، میرا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اب کے بھیا کی بجائے پھپھو نے کہا تھا۔ فاطمہ البتہ اس موضوع کے آغاز کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ جب کمانے لگوں گا تب نکاح بھی کر لوں گا، میں بھاگ تو نہیں رہا ہوں کہیں، اس نے تیز لہجے میں کہہ کر بات ختم کرنا چاہی، مگر بڑے بھیا کو غصہ آ گیا۔ تم پاگل ہو دانی، کیوں بات کو نہیں سمجھتے؟ آپ کو میری آسانیوں کی اتنی فکر کیوں ہے؟ جب شادی کرنا ہوگی آ جاؤں گا خود ہی، وہ نروٹھے پن سے کہہ کر تنتناتا ہوا کمرے سے نکل گیا، جبکہ پھپھو اور بڑے بھیا اس کے بدلے ہوئے تیوروں کو دیکھتے ششدر ہو چکے تھے۔ اگلے روز ہی ثانیہ آپا بھی افتا خیزہ چلی گئیں۔ یہ کیا سن رہی ہوں دانی، باہر جا رہا ہے؟ انہوں نے پتہ نہیں کس سے پوچھا تھا، جواب سب کے پاس تھا مگر پھر بھی کوئی نہیں بولا۔ مجھے فون کر کے بس اتنا کہا اگر ملنا چاہو تو خود ہی آ جاؤں۔ میں پوچھتی ہوں ایسی کون سی اچانک افتاد آ گئی کہ اور کہاں سے وہ لاٹری نکل آئی کہ؟ چپ ہو جاؤ ثانیہ، بس کرو۔ پھپھو کا ضبط چھلکا تو وہ ضبط سے ٹوک کر بھیگی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے صاف کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ ثانیہ آپا چپ سی ہو گئی مگر دانیال کو سامنے پا کر اس سے ضرور الجھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ کیا لوگ باہر نہیں جاتے؟ محنت کرنے جا رہا ہوں نہ کہ عیاشیاں کرنے، جو اتنی تشویش ہو رہی ہے سب کو۔ بھئی شادی بھی کرنا ہے مگر پہلے اپنے پیروں پہ تو کھڑا ہو جاؤں، حد ہے، پتہ نہیں کیوں اعتبار کھو رہے ہیں سب۔ وہ جھنجھلا کر الٹا انہیں پہ برس پڑا تو پھپھو نے کمرے سے نکل کر ثانیہ آپا کو ہی ٹوکا، مت کچھ کہو اسے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ فاطمہ کی بیوی کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر انہوں نے دکھ سے کہا۔ پھر 2 دن بعد وہ واقعی سب کو اداس ملول چھوڑ کر بغیر کوئی وعدہ کیے، بغیر کسی عہد میں باندھے بے نیازی سے چلا گیا۔ اور جتنا دکھ اور خاموشی فاطمہ کے اندر اتری اس سے کہیں بڑھ کے سناٹا اور ویرانی اس گھر کے در و دیوار سے لپٹ گئی۔ ہر کوئی خاموش اور اس سے نظریں چرائے پھرتا۔ پھر کتنے ہی بہت سارے دن اسی وحشت، خاموشی اور اداسی کی نظر ہو گئے۔ تب دانی کا فون آیا کہ وہ وہاں سیٹ ہو گیا ہے۔ پھر ہر ہفتے اس کا فون آنے لگا۔ کتنی مختصر اور رسمی باتیں کرنے لگا تھا وہ، اور کتنا اجنبی سا ہو گیا تھا ہر کسی کے لیے۔ فاطمہ کا سوچ سوچ کر دل کرتا رہتا۔ ایسے ہی خاموش اور ویران سے دنوں میں لاریب کا پرپوزل خوشی کی نوید بن کر آیا۔ لڑکا سول انجینئر تھا، فیملی بھی خاصی خوشحال اور پڑھی لکھی تھی۔ پھپھو جو دانی کے جانے کے بعد سے خاموش اور اداس رہنے لگی تھی، فاطمہ کو پہلی بار زندگی کے احساس سے آشنا محسوس ہوئی۔ بڑے بھیا نے ہر طریقے سے اپنی تسلی کرانے کے بعد ہاں کہہ دی تھی۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی۔ دانیال کو فون پہ یہ خوشخبری سنائی تو اس نے جواباً کہا تھا میں ڈرافٹ بھجوا دوں گا اماں، آپ فکر نہ کریں، لاریب کی شادی بہت اچھے انداز میں ہوگی انشاءاللہ۔ میں جن خواہشات کی تکمیل کی خاطر یہاں آیا ہوں ان میں ایک خواہش لاریب کی بہت اچھے طریقے سے شادی کرنے کی بھی ہے۔ تم کب آؤ گے دانی؟ اماں نے بے قراری سے سوال کیا۔ ارے وہ ہنس دیا، اتنی جلدی کہاں اماں، ابھی مجھے آئے وقت ہی کتنا ہوا ہے، وہ تو شکر ہے آتے ہی نوکری مل گئی، ورنہ مجھے فاطمہ کی تو فکر ہی نہیں دانی، مجھے تو لاریب کی فکر کھایا کرتی تھی، سوچتی تھی اس کا رشتہ مل جائے تو دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ کر دوں، مگر اب فاطمہ کو دیکھ کر میرا دل تڑپتا ہے دانی، آ جاؤ بیٹا شادی کر کے چلے جانا، تمہیں کیا پتا میری صحت بھی اچھی نہیں رہتی۔ پھپھو فون پر ہی رو پڑی۔ اس بات کو بھی تو آپ بھول ہی جائیں اماں، ویسے بھی اصولاً مجھ سے پہلے بڑے بھیا کی شادی ہونا چاہیے۔ وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی باتوں سے اصل موضوع کو گول کر گیا، مگر پھپھو کی تان وہیں ٹوٹ رہی تھی۔ تب وہ جھنجھلا اٹھا۔ اگر آپ کو اس کی اتنی ہی فکر ہے اماں تو پھر میرا انتظار مت کریں، کہیں بھی اپنی مرضی سے اس کی شادی کر دیں، اس لیے کہ میری اس سے باقاعدہ منگنی یا نکاح تو نہیں ہوا۔ اور فاطمہ کو نہیں پتا تھا یہ بات سن کر پھپھو کی کیا حالت ہوئی۔ البتہ ایکسٹینشن کے ذریعے اس دشمن جان کی آواز سننے کی خواہش مند فاطمہ کو لگا جیسے اس کے سر پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ آندھی اپنے ساتھ بادل اڑائے لے جا رہی تھی اور ان کے پیچھے آنے والے بادلوں میں بجلی کی کڑک بھی تھی اور چمک بھی۔ اندھیرا دم بدم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ زینے کا دروازہ دھاڑ دھاڑ بج رہا تھا مگر وہ نیچے نہ گئی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے عین اوپر 60 پار کا بلب جل رہا تھا۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ کیوں کیا دانی نے ایسا؟ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی۔ لاریب شاید دروازہ بند کرنے آئی تھی، اسے یوں بیٹھا دیکھ کے ٹھٹکی۔ کیا ہوا؟ وہ وہیں اوپر والی سیڑھی پہ دروازہ پکڑے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس روتی رہی۔ پتہ نہیں رونا پھپھو کی بات پہ آ رہا تھا یا دانیال کی بات پر۔ پھپھو نے کیوں اصرار کیا، کیوں اتنا بے مایا کیا اسے؟ لاریب اس سے وجہ پوچھنے کی بجائے اسے چپ کراتی رہی، پھر تھک کر اٹھ کر چلی گئی۔ بادل گرج کر چمکے اور برس پڑے۔ اس کے اوپر جلتا بلب ایک دم بجھ گیا۔ سنگ دل کٹھور، تم ایسے تو نہ تھے دانی، پھر کیوں؟ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ دروازہ اس کے اعصاب پہ الگ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی نیر بہاتی رہی۔ بجلی زور سے کڑکی، تبھی لاریب بڑے بھیا کے ساتھ ایک بار پھر آ گئی۔ تب اسے احساس ہوا وہ بھیگ رہی ہے۔ فاطمہ اٹھو، نیچے چلے، بیمار پڑنا ہے۔ بڑے بھیا کا لہجہ ہمیشہ جیسا نہیں تھا، بلکہ
یہ لہجہ اس کے بچپن جیسا تھا جیسے جسے وہ بھلا چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دل ایک دم ہی بڑھ گیا تھا۔ بڑے بھیا کو کھویا تھا تو دانی ملا، اور دانی کو کھو کر اب وہ بڑے بھیا کو پانا نہیں چاہتی تھی۔ جبھی اسے ان کی ہمدردی بھی اچھی نہیں لگی۔ ان کے پاس سے گزر کر وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ دانیال کو یوں منہ موڑ کر جانے کا پھپھو کو جتنا بھی دکھ تھا، مگر ایک آس بہرحال ساتھ تھی کہ وہ کبھی نہ کبھی لوٹ کر ضرور آئے گا۔ مگر اب اس کا یوں صاف جواب ان کے دل میں موجود کرب اور اذیت کو بڑھا چکا تھا۔ غم گھن کی طرح ان کے وجود کی عمارت کو کھوکھلا کرنے لگا، اور عارضی بیماری مستقل روپ دھار گئی۔ ادھر لاریب کے سسرالی شادی پہ زور دے رہے تھے۔ بڑے بھیا پھپھو کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ اس وقت بھی وہ ان کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں پلیز ہمت پکڑیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو دانی کی بات ان کے سامنے دہرا کر بے قراری سے رو لیتی تو بڑے بھیا نے ان کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر ڈھارس کے انداز میں دبائے۔ دانی نے میری ساری امیدوں کو توڑ دیا ہے ولید، تم بتاؤ روزے قیامت میں اپنے بھائی اور بھاوج سے کیسے نظریں ملاؤں گی، جن سے میں نے بڑی چاہ سے مانگا تھا فاطمہ کو، اور اس کی وہ آنکھیں جن کی سدا مسکراہٹ اور روشنیوں کی دعائیں مانگی تھی میں نے، ان میں آنسو دیکھ کر کیسے دل تڑپتا ہے میرا، تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ ان کا رونا شدید ہونے لگا۔ بڑے بھیا کیا جواب دیتے، بس خاموش رہے۔ اماں سرمد کے گھر والے شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، انہوں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا تو پھپھو نے سرد آہ بھر کے آنسو پونچھ ڈالے۔ ہاں دے دو انہیں شادی کی تاریخ، اور ثانیہ کو بلوا لو، کچھ یہاں آ کے تیاریوں میں ہاتھ بٹا دے۔ انہوں نے جیسے تھک کر سر تکیے پہ رکھ لیا، اور بڑے بھیا نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ ولید بیٹا ایک بات مانو گے؟ وہ اٹھ رہے تھے جب اماں کی نحیف آواز پہ انہیں خالی نظروں سے تکنے لگے کہ ان کے لہجے کی لجاجت سے ہی وہ سننے سے قبل جان گئے تھے اب وہ اس سے کیا کہیں گی۔ شادی کر لو بیٹا، وہ نالائق کہتا ہے پہلے بڑے بھیا کی کریں پھر میں کروں گا۔ ان کے لہجے میں دم توڑتی حسرتوں کا احساس تھا۔ بڑے بھیا نے گہرا سانس کھینچا۔ ٹھیک ہے اماں کر لوں گا، مگر ابھی آپ لاریب کی تو شادی کریں پہلے۔ وہ انہیں مایوس نہیں کر سکے۔ یہ الگ بات کہ خود لمحے کے ہزارویں حصے میں ہی بے تحاشا خود کو تھکا ہوا محسوس کرنے لگے۔ بڑے بھیا وہ بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ اپنے خیال میں تھے، چونک کے مرے، اور وہ جو نزدیک آ پہنچی تھی ان سے ٹکراتے بچی۔ یہ کچھ دوپٹے ہیں لاریب کے، انہیں ڈائی کروانا تھا، آپ بھول کے جا رہے تھے۔ اس نے شاپر ان کی جانب بڑھایا۔ ہاں شکریہ۔ وہ لفافے لے کر پلٹے ہی تھے کہ اس نے پھر بکا لیا۔ بڑے بھیا وہ تھم گئے مگر مڑے نہیں، تو وہ چل کر خود ان کے سامنے آ گئے۔ آپ کو پھپھو کی خواہش پوری کر دینا چاہیے بڑے بھیا، وہ لڑکی اتنی بھی اچھی نہیں تھی کہ اس کے لیے یوں جوگ لے لیا جائے۔ دنیا میں خوبصورت لڑکیوں کی ہرگز کمی نہیں ہے، گھر پہ شادی ہونے والی ہے، اچھا موقع ہے، کوئی بھی پیاری سی لڑکی پسند کر کے ہماری بھابھی بنا دیجیے، شاید اس صورت اس گھر پہ چھائے سناٹے دور ہو جائے۔ اور بڑے بھیا جو اس موضوع کے آغاز سے ہی لب بھین چکے تھے آخری فکرے پہ بہت چونک کر اسے دیکھنے لگے، مگر پھر وہ یوں ہی سختی سے لب بھینچے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے بیرونی دروازہ پار کر گئے۔ فاطمہ سر جھٹک کر واپس اندر آ گئی۔ شادی کی تقریبات کے دوران وہ خود کو فریش اور خوش باش دکھانے کی کوششوں میں مزید تھکتی رہی۔ اسے اس خاص موقع پہ دانی کے فون کا بہت بے تابی سے انتظار تھا، مگر اس کا فون نہیں آیا، اور ولیمے کے دن جب وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی بڑے بھیا اسے ڈھونڈتے ہوئے چلے آئے۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اسٹیج پہ دلہن بنی لاریب سے مل کر نیچے آئی تھی، اور قدرے الگ تھلگ ہو کر بیٹھی ہال کی آرائش دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ دانی تم سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا سیل فون اس کی سمت بڑھا دیا، جسے تھامتے ہوئے اس کا دل انوکھے صورتحال میں دھڑکنے لگا۔ فاطمہ نے ایک نظر نیوی بلو پینٹ کوٹ میں اپنی نمایاں ہوتی ہائٹ کے ساتھ خاموشی سے پلٹ کر دور ہوتے ہوئے بڑے بھیا کو دیکھا، اور خام مسکراتے ہوئے سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو السلام علیکم۔ والسلام، کیسی ہو فاطمہ؟ دانیال کا لہجہ فریش اور بہت کھنکتا ہوا سا تھا، اور اس عرصے میں جب سے گیا تھا تو فاطمہ نے پہلی مرتبہ اس کی اتنی بھرپور اور تر و تازہ آواز سنی تھی۔ اسے بہت اچھا لگا۔ کیسی ہو سکتی ہوں دانی، تمہارے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس کا دل اس سوال پہ مچل کر شاکی ہوا، مگر لبوں پر مشرقیت کی ادا نے کفل ڈال رکھے تھے۔ آئی ایم گڈ، تم کیسے ہو دانی؟ اس نے خود کو سنبھال کر آہستگی سے پوچھا، بہت مطمئن اور آسودہ۔ وہ جواباً کھل کر ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے دانی، بہت خوش لگ رہی ہو۔ اسے اس کی یہ خوشی جانے کیوں اچھی نہیں لگی تو جھلستے ہوئے کہہ گئی، کیا تھا اگر وہ چند دنوں کی لاریب کی شادی کے بہانے ہی آ جاتا، رسم دنیا ہی نپ جاتی۔ ہاں خزانہ تو واقعی مجھے بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، کون سا یہ تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ لاریب اور اماں کو میرا سلام کہہ دینا، گڈ بائے۔ سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہ گمسم سی بیٹھی رہ گئی۔ اس ساری گفتگو میں ایسا کیا تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، وہ یہی سوچ رہی تھی، مگر کوئی سرا جیسے ہاتھ آ کے ہی نہ دے رہا تھا۔ اگلا دن لاریب کے مکلاوے کا تھا۔ وہ سخت مصروفیت میں بھی بے چینی محسوس کرتی رہی۔ مہمان آئے، کھانا وغیرہ کھا کر لاریب کو لے کر رخصت ہو گئے۔ بڑے بھیا اپنے کسی ضروری کام کو نپٹانے کی غرض سے چلے گئے۔ ثانیہ آپا کو بھی کل جانا تھا، اپنی اور بچوں کی چیزیں سمیٹتی پھر رہی تھی۔ دروازے پر کال بیل کی آواز سن کر وہی دروازہ کھولنے آئی۔ پوسٹ مین تھا جو خط دے کر چلا گیا۔ اس نے حیرانی سے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا تو لمحے میں جان گئی بھیجنے والا دانیال ہے، مگر ایسی کیا بات تھی جو خط کے ذریعے اس سے کرنا چاہ رہا تھا۔
उसने बुफो के कमरे में झांका, वो नमाज पढ़ रही थी। सानिया आपा किचन में बच्चों को खाना खिलाने में मसरूफ़ थी। वो धड़कते दिल के साथ लिफाफा लिए अपने कमरे में आ गई और बेसब्री से चाक करके ख़त निकाला कि ख़त की पुष्ट पे अपना नाम देखकर ही जाने क्यों दिल वाहमों का शिकार हो गया था। कनीज़ फ़ातिमा, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। ज़िंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था कि यूँ तुमसे ख़त लिख कर दिल की बातें करना पड़ेंगी, वो बातें जो मैं ज़ुबान से कहने का हौसला खो चुका हूँ। फ़ातिमा, दिल में तुम्हें हमेशा का दुख देने के बाद जाने क्यों चुभन होती महसूस कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि मैंने जो कुछ भी किया सरासर अपनी मर्ज़ी और रसा से किया है। खैर, मैं पहले असल बात कर लूँ, जिसके लिए कलम का सहारा लेना पड़ा। होश संभाला तो खुद को 3 कमरों के घर में पाया। 4 बहन भाई हम थे, 5वीं तुम शामिल हुई। 7वें अब्बा अम्मी और अब्बा अकेले कमाने वाले और 7वीं अब्बा अम्मी और अब्बा अकेले कमाने वाले, और अकेले कमाने वाले की आमदनी महदूद ही हुआ करती है। इसी महदूद आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बड़े भैया की तलीम पे उठ जाता कि अब्बा का ख्वाब था उन्हें डॉक्टर बनाने का। अम्मा ने अपनी ज़रूरियात का दायरा मज़ीद तंग कर लिया। पहले जो हमें गोश्त हफ्ते में एक बार मिल ही जाता था, अब यूँ होने लगा कि महीने में एक बार उसकी शक्ल नज़र आने लगी। मज़ीद क्या तफसीलात में जाऊँ, तुम भी जानती ही हो सफ़ेद पोश घराने किस तरह अपना भरम कायम रखते हैं। फिर मज़ीद सितम टूटा। अब्बा हमें छोड़ गए। सारी जिम्मेदारी अकेले भैया पे आ पड़ी, जिसे उन्होंने ऐसे तरीके से निभाया भी। मगर फ़ातिमा, एक कमी रह गई, ऐसी कमी जिसे अम्मा और बड़े भैया अपनी सादगी में समझने से कासिर रहे। वो कमी थी हर ख्वाहिश की बरवक्त और फौरी तामील की। उन्होंने इसलिए हमें अच्छा खिलाया और पहनाया नहीं कि ये काम करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, और तालीम इसलिए दिलवा दी कि इसका यही वक्त है। अपनी जगह वो भी ठीक थे, मगर फ़ातिमा, मेरे अंदर ये कमी एक बड़े खलाई या शगाफ की सूरत ठहर गई थी। तुम मुझे बहुत अजीज़ थी बिलाशुबा, और मैंने तुमसे मोहब्बत भी की। मगर फ़ातिमा, तुम शायद इस बात से इत्तेफाक न कर सको कि भूखे पेट मोहब्बत भी खुशी नहीं देती। गो कि हम इतने भी बुरे हालात में नहीं जी रहे थे, मगर जो लाइफस्टाइल मैंने एहसन के घराने का देखा, उनके लिहाज से तो हम सदियों के फासले पे थे, जिसे कभी पाटा नहीं जा सकता था। और मेरे अंदर इन फासलों को एक ही जिस्म में मिटाने की उमंग जाग उठी थी। और कहते हैं ना, जब इंसान किसी काम का इरादा बांध ले तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। मुझे हैरत अखबार में वो इश्तहार पढ़कर हुई थी। ज़रूरत रिश्ता का। हाँ फ़ातिमा, वो एहसन की बहन के रिश्ते के लिए दिया गया इश्तहार था। मैंने खुद एहसन से बात की तो उसने मुझे बताया था कि एक हादसे में सना की दोनों टांगें ज़ाया हो गई थी, मगर हम उसकी शादी करना चाहते हैं। उसने मुझे बताया था कि प्रपोजल तो बहुत थे, मगर वो किसी काबिल भरोसा आदमी के ख्वाहिशमंद है, और मुझसे भरकर एहसन को और किस पे एतमाद हो सकता था। मैंने उनकी सारी शराइत मानकर खुद सिर्फ एक डिमांड की, और वो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में रहाइश की। यूँ इन लोगों ने सना से निकाह के बाद मुझे यहाँ अपने बड़े भाई के पास भिजवा दिया। यहाँ इन लोगों का बहुत वसी फैला हुआ कारोबार है, जिसमें मैं 50% शेयर्स का मालिक हूँ। फ़ातिमा, मैंने तुम्हें खोकर वो पाया है जो मैं सारी उम्र मेहनत करके कभी। ख़त उसके लरसते हाथों से फिसल गया। आंसू से धुंधलाती हुई नज़रों के साथ उसने खुद को संभालना चाहा, मगर जहन तारीकियों में डूबता चला गया। उसने सूजी हुई आंखें खोलकर देखा। पुप्पो उसके सराहने बैठी थी। उनका चेहरा सुता हुआ था और आंखों में वीरानी का बसेरा। कुछ फासले पे सानिया अपने दोनों बच्चों के साथ थी, मगर सब कितने चुप थे। वो राज जो वो छुपाना चाहती थी, उसकी बेहोशी की सूरत सब पे यहाँ हो गया। ख़त सानिया आपा ने खुद पढ़ के बड़े भैया के हवाले कर दिया था, जिसे मुट्ठी में दबाए वो यूं ही घर से बाहर चले गए और अब तक नहीं लौटे थे। मैं दानी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। पुप्पो की चुप टूटी थी और वो फूट फूट कर रोने लगी। फ़ातिमा ने घबरा कर पहले उन्हें फिर सानिया आपा को देखा, जो उन्हें चुप कराने की कोशिश में मसरूफ़ हो चुकी थी, और उसने सिर्फ पुप्पो की वजह से अपने सारे आंसू अंदर उतार लिए। वो अपनी वजह से उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। उसने तो खुद को संभाल लिया, मगर पुप्पो खुद को नहीं संभाल सकी। इन सबको ये गम भुलाकर उनकी फ़िक्र करनी पड़ गई। लारेब को अपने शोहर के साथ इस्लामाबाद जाना था, मगर अम्मा की वजह से वो हिचकिचा रही थी। दानी ने अच्छा नहीं किया। वो फ़ातिमा के सामने बैठी यासीर से कह रही थी, अम्मा को देखा है कैसे बिस्तर से जा लगी। अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो दानी के लिए हमारे दिलों में कतई कोई जगह नहीं रहेगी। फ़ातिमा ने एक नज़र उसे देखा और उठकर वहाँ से चली गई। मेरा ख्याल है अगर हम अच्छा रिश्ता तलाश करके फ़ातिमा की शादी कर दें, तब भी अम्मा की परेशानी और बीमारी दूर हो सकती है। सानिया आपा ने लारेब से कहा, अच्छा रिश्ता इतनी आसानी से कहाँ मिलता है आपा। लारेब हनूज उदास थी। फ़ातिमा में किसी शय की कमी तो नहीं है लारेब, बस अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे। आपा के कहने पे लारेब जो उन्हें देख रही थी आहिस्तगी से बोली, आपका क्या ख्याल है आपा? इस तरह अम्मा के दिल पे जो दानी की ज़्यादती के बाद बोझ गिरा है वो हट जाएगा। आप लोग बड़े भैया के मुतालिक क्यों नहीं सोचते? अम्मा और अब्बा ने फ़ातिमा को बहू बनाना चाहा था ना, तो ये ख्वाहिश इस तरह भी तो पूरी हो सकती है ना। सानिया आपा ने बहुत चौंक कर लारेब को देखा। क्या कह रही हो लारेब? उनका लहजे में इस्तजाब था। ऐसा कुछ अनहोना तो नहीं कहा आपा। लारेब ने आपकी मर्तबा किसी कदर ख़राब मूड के साथ कहते हुए अपनी बात पे जोर दिया। बड़े भैया में भला क्या कमी है? मगर वो उससे उम्र में खासा बड़ा है, फिर वो भला कब मानेगा? सानिया आपा उलझ रही थी। आप अम्मा से कहें वो बात करें बड़े भैया से, बल्कि अपनी सुनाएं। फ़ातिमा हम सबको बहुत अजीज़ है आपा, और इस तरह अम्मा भी खुश हो जाएंगी और दानी के दिए ज़ख्म पे मरहम भी हम ही रख देंगे। वो उन्हें नया रास्ता दिखा रही थी। सानिया आपा सोच में गुम हो चुकी थी।
अम्मा चुप क्यों हो गई? आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? सानिया आपा ने घबरा कर पूछा। बुप्पो ने गहरा सांस खींचा और यासियत से मुस्कुराई। नहीं, बल्कि मैं यही कहूँगी कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। सानिया, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। आप वली से बात करें। सानिया आपा एकदम ही पुरजोश हुई। उन्हें मनाइएगा अम्मा। बहरहाल इतना तो हम सब ही जानते हैं कि वलीद दानियाल से हर लिहाज से बढ़कर बेहतरीन साथी साबित होगा फातिमा के लिए। फुप्पो ने आंखें मूंद ली और सरस बात में हिला दिया। ऐसा करो सानिया, वलीद आए तो उसे मेरे पास भेज देना। सानिया आपा सर हिलाते हुए उठ गई। बाहर आई तो फातिमा को तख्त पर जाए नमाज बिछाई नमाज में मशगूल पाया। लारेब अलबत्ता अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज उसे सरबत लेने के लिए आ रहा था। सानिया आपा किचन में खड़ी रोटियां पका रही थी जब बड़े भैया घर आए। अम्मा कैसी हैं? उन्होंने फ्रूट का लिफाफा स्लैब पर रखते हुए इस्तफसार किया। ठीक नहीं है, वैसी ही तबीयत है। अलबत्ता तुम्हें बुला रही थी। फ्रेश हो जाओ तो उनकी बात सुन लेना। चाय मैं वही ला दूंगी। उनके कहने पे वो बजाय अपने कमरे में जाने के सीधे उधर ही चले आए। फातिमा उनके सरहाने बैठी थी और वो उसका हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रही थी। बड़े भैया सलाम करते हुए पाइंती की तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ के, जी अम्मा आपने बुलाया था? हाँ फातिमा, जाओ बेटा, अपनी आपा से कहो वलीद के लिए चाय बना दे। उनके कहने पे फातिमा उठी तो बड़े भैया ने टोक दिया, रहने दो, सानिया चाय बना रही है। फातिमा अनसुनी किए बाहर निकल गई। वलीद यहाँ आओ मेरे पास। उनके कहने पे बड़े भैया उठकर उनके पहलू में आ बैठे और उनका जर्द कमज़ोर हाथ अपने हाथों में ले लिया। बेटा, अगर मैं आज तुमसे कुछ मांगूँ तो दोगे? अम्मा क्या कह रही हैं? बड़े भैया तरफ से गए। आप हुक्म कीजिए, सब कुछ आपका ही तो है। बेटा, दानी के लगाए हुए जख्मों पे मरहम रख दो। मैं जानती हूँ मैं अब ज़्यादा अरसा जी नहीं पाऊंगी। मरने से पहले फातिमा की तरफ से सुकून चाह रही हूँ। बड़े भैया का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। फातिमा को सहारा दे दो बेटे, इनकार मत करना, मुझे बहुत मान है तुम पर। वो दोनों हाथ उनके सामने बांध कर घुट घुट कर रोने लगी, जबकि बड़े भैया के चेहरे पे तारीख साए लर्जा थे। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ या फातिमा के साथ, मगर मेरे बच्चे, मेरे पास अब इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तुम मुझे खुद गर्ज भी कह सकते हो। मैं चाहती तो फातिमा को कहीं और ब्याह सकती थी, मगर ये तीन बच्ची को गैर हाथों में सौंपते हुए डरती हूँ। फिर तुम्हारे घर न बसने की फिक्र भी मुझे शायद कब्र में चैन न लेने दे। मेरी दोनों ख्वाहिशात की तकमील तुम्हारी हाँ में है बेटा, अल्लाह के लिए इनकार मत करना। माँ, अगर मैं इनकार ना करूँ तो क्या फातिमा वो राज़ी हो जाएगी? आपने उससे बात की है? बड़े भैया खासी देर से बोलने के काबिल हुए, तब भी उनका लहजा बोझल ही था। वो भी इनकार नहीं करेगी। मैं अपनी तमाम दुआएं तुम्हारे नाम कर दूंगी बेटा, मेरा एतबार करो, तुम दोनों एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारोगे। उनकी यकीन दहानी पे बड़े भैया ने सुर्ख आंखों से उन्हें देखा और ज़िंदगी की नवीद सुनाकर खुद बोझल दिल लिए उठ के थे। और फिर सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। सानिया आपा ने चंद नज़दीकी रिश्तेदारों को बुलवा लिया शाम को और ख़ुद फातिमा से बात करके दिल खरा करके चली आई थी। वो तो सुनकर जैसे पत्थर की होगी। ये क्या कह रही हैं आप पापा? ऐसा नहीं करें प्लीज़, मैं मर जाऊंगी। वो हवासों में लौटते ही बिलक उठी। पागल मत बनो फातिमा, अपने घर का था जब का दामन हाथ से छोड़ देने पर। उन्हें तो मैंने हमेशा बड़े भाई की नज़र से देखा है। आप ये जुल्म मत करें मुझ पर। उसके आंसू में शिद्दत आ गई। शादी से पहले सब भाई ही हुआ करते हैं। उन्हें किसी कदर बेनियाजी से कहा, मगर हकीकत ये थी कि वो जितनी लाताल्लुक़ और बेनियाज नज़र आ रही थी, दर हकीकत इतनी बेनियाज थी नहीं। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी फातिमा को ये सब जानकर शौक लगेगा, वो एहतजाज भी करेगी, मगर वो इस कमज़ोर लम्हों में ज़रा सी भी हमदर्दी जताकर मामला ख़राब नहीं करना चाहती थी। आज ही शाम को 4 बजे निकाह है। लरेब को मैंने फ़ोन कर दिया है, बस आती ही होगी। सानिया आपा उसकी सिसकियों और हिचकियों से लरसते वजूद से नज़रें चुराए अलमारी से निकाह की मुनासबत से कोई अच्छा जुरा तलाश करते हुए कह रही थी। फातिमा को ये सुनकर मज़ीद धचका लगा। वो रोना भूलकर फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। मैंने शाइस्ता को भी बुलवाया है, वो तुम्हें मेहंदी वगैरह लगाकर ज़रा ढंग से तैयार कर देगी। तुम उठो, नहा तो लो, शाइस्ता आती होगी। वो उसके कपड़ों की अलमारी से अच्छी गुलाबी हमरंग मोतियों और स्टोन के काम वाला खूबसूरत जोड़ा निकाल चुकी थी। तब वो जब्त गंवा कर चीख पड़ी, बस करे आपा, मत निकाले मेरी जान। वो एक झटके से अपनी जगह से उठी थी और कपड़ों का हैंगर उनसे छीन कर दूर फेंक दिया। सानिया आपा ने उसकी आंसुओं से जलता न हुई आंखों को देखा, फिर शानों से थाम कर अपने मुकाबिल करते हुए ठहरे हुए मगर सर्द लहजे में बोली, पागल मत बनो फातिमा, हम सही मायनों में तुम्हारे साथ भलाई ही कर रहे हैं। ये तुम्हारा ख्याल ही है कि तुम्हारे लिए ये फैसला किया है। अभी तुम गुस्से में हो, मगर जब गुस्सा उतरेगा तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि तुम पे बहुत कड़ा वक्त आने वाला है। अम्मा बीमार हैं, कोई नहीं जानता वक्त ने आइंदा क्या दिखाना है। उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र तुम्हारी है और सही ही है। ज़रा सोचो, उनके बाद तुम इस घर में किस हैसियत से रहोगी? एक जवान मर्द जो तुम्हारा महरम नहीं होगा। मेरे और लारेब के घरों में भी तुम कब तक रह सकोगी? वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखकर बेहतरीन फ़ैसला किया गया है। बड़े भैया से तो बात करें आपा, वो खुद मना कर देंगे आपको। उसने आपा की इतनी लंबी तकरीर जैसे सुनी ही नहीं। तब वो जैसे बुरी तरह झिल्ला गई। पूछ चुके हैं बीबी, तुमसे पहले पूछ चुके हैं और उसे कोई इनकार नहीं। अल्फाज थे ये एटम बंद, जिसके ताकतवर बारूद से फातिमा ने अपने वजूद के परखचे उड़ते हुए महसूस किए थे।
اس کے تمام احساسات جیسے مردہ ہو گئے تھے۔ اسے جو کہا گیا اس نے بغیر کسی رد و قت کے مان لیا، مہندی بھی لگوا لی، کپڑے بدل کر میک اپ بھی کروا لیا، مگر جب نکاح کے ایجاب و قبول کے مراحل طے کر کے سائن کرنے کا مرحلہ آیا تو اس کے وجود پہ گری برف جیسے کسی تیز آنچ سے یکلخت پگھل گئی، اور وہ خود کو زندگی بھر کے لیے کسی کو اپنا وجود سونپتی کسی طرح بھی اپنا ضبط بحال نہ رکھ پائی، اور بلند آواز سے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو گئی، پلیز فاطمہ بس کرو، اس طرح تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ثانیہ آپا نے گھبرا کر اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپکا، دیکھو اماں کتنی پریشان ہوگی، خود کو سنبھالو پلیز۔ لاریب نے سرگوشی کی، تب اس نے سر جھکا لیا تھا، مگر آنسوں کو روکنے پہ وہ قادر نہیں تھی۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ وقت کی یہ کیسی کروٹ تھی جو اسے زندگی بھر کا خراج وصول کر چکی تھی؟ دانیال کے علاوہ کسی کا سوچنا، اور وہ بھی بڑے بھیا کے لیے۔ وہ تو خود کو جیسے دو دھاری تلوار سے کٹتا محسوس کر رہی تھی خود کو۔ پلیز فاطمہ کھانا کھا لو اب۔ لاریب نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لے کر خود سے لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ثانیہ آپا جو کھانے کی ٹرے لی آئی تھی، اس کی اسی تسلسل سے بہتی آنکھوں کو بہت دکھ بھری نظروں میں پھر ٹرے رکھتے ہوئے ٹھنڈا سانس بھر کے بولی، اسے کھانا کھلا دو لاریب، میں ولید سے کہتی ہوں سر درد کے ساتھ نیند کی گولیاں بھی دے دے، کچھ دیر سکون سے سوئے گی تو فریش ہو جائے گی۔ ثانیہ آپا نے واپس مڑتے ہوئے کہا تو فاطمہ کے دل سے ہوک سی اٹھی۔ یہ درد عمر بھر کا روگ بننے جا رہا ہے آپا، کتنی ہی نیند کی گولیاں لے لو ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی۔ بڑے بھیا، اوف، ان کے حوالے سے اب ہر سوچ کتنی تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور یہ کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ دانی؟ اس کی نظروں نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی سے بنے گل بوٹوں میں اپنے نام کے ساتھ بڑے بھیا کا نام دیکھ کر کڑلاتے ہوئے بے اختیار ہو کر دانیال سے شکوہ کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ غیر شعوری طور پر اپنے ہاتھ سے بڑے بھیا کا نام مٹاتے ہوئے اس کی آنکھیں آنسوں سے چھلک پڑی۔ لاریب سے بازو کے حلقے میں لیے دھیرے دھیرے تھپکتی رہی۔ کچھ نہیں کھایا اس نے؟ کچھ دیر بعد ثانیہ آپا اندر آئی تو کھانے کی ٹرے جو کی تو پڑی دیکھ کر لاریب سے پوچھا۔ لاریب نے لاچاری سے نفی میں گردن ہلا دی، چلو خیر ہے بعد میں کھا لے گی، ابھی تو چلو فاطمہ، اماں سے مل لو، بلا رہی ہیں تمہیں۔ آپا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہا، وہ بھی بغیر کسی مزاحمت کے ساتھ ہو لی۔ آپا نے دروازے سے نکلنے سے قبل رک کر اس کے آنسوں سے دھلے سوگوار چہرے کو دیکھا، اور کچھ کہے بغیر اس کا شانے پہ جھولتا ہوا دوپٹہ کھول کر اچھی طرح اڑا دیا کہ باہر صحن میں ابھی بھی کچھ مرد رشتہ دار بڑے بھیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں بڑی آپا اور لاریب کے شوہر بھی شامل تھے۔ آپا اسے ساتھ لگائے اماں کے کمرے میں آئی تو وہیں لاریب کی ساس بھی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اماں سے کوئی بات کر رہی تھی۔ پھپھو نے فاطمہ کو دیکھا تو کچھ دیر تک یوں ہی اسے تکتے رہنے کے بعد دونوں بازو پھیلا دیے۔ وہ آہستہ اور ڈھیلے قدموں سے آگے بڑھی اور ان کے سینے میں منہ چھپائے ہی ایک بار پھر خود پہ ضبط کھو بیٹھی۔ بچے، میں وضو کرنے جا رہی ہوں، ذرا جائے نماز تو بچھا دو، لاریب کی ساس نے ثانیہ آپا سے کہا، اور گھٹنوں پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی کمرے سے نکل گئی۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ میری بچی، اور اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کر دل سے قبول کر لو بیٹا، وقت ثابت کرے گا کہ یہ سب تمہارے حق میں کتنا اچھا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر محبت سے تھپکتے ہوئے کہا، مگر وہ پھر بھی یوں ہی گھٹ گھٹ کر روئے گی۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ ابھی تمہیں ذہنی اور قلبی طور پر اس بندھن کو قبول کرنے میں وقت چاہیے، جبھی رخصتی نہیں کر رہی ہوں۔ ولید ہر لحاظ سے بہترین انتخاب ہے بیٹا۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ میرا بیٹا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ تمہارے لیے رب کا منتخب کردہ ساتھی ہے۔ اتنا تو تم بھی سمجھتی ہو نا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تمہارا جوڑ ولید ہی تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے میری لاج رکھ لی اور روزے قیامت مجھے اپنی بھاوج کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، ورنہ دیکھ لو ہمارے فیصلے دھرے رہ کے اور وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھپھو دھیرے دھیرے اسے تھپکتی گویا سمجھا رہی تھی، مگر اس کا دل تو اس پل وہ ضدی بالغ تھا جو پسندیدہ کھلونا چھن جانے پہ بری طرح سے روٹ گیا تھا، ان کی کوئی بھی تعویل، کوئی بھی دلیل ماننے پہ آمادہ نہیں تھا۔ جبھی تو اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ایک خاموش احتجاج تھا جو وہ جی بھر کے منا رہی تھی۔ ثانیہ، وہ احسان بھائی جا رہے ہیں تو تمہیں بچوں کو۔ تبھی بڑے بھیا اپنی دھن میں بولتے ہوئے اندر آئے تھے، اس پہ نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک کے رہ کے فاطمہ کا چہرے بھی لمحوں میں پھیکا پڑ گیا۔ وہ بے اختیاری پھپھو کی اوٹ میں ہو کر خود کو ان کی نظروں سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہوگی۔ تب بڑے بھیا چونکتے ہوئے فلفور نگاہ کا زاویہ بدل گئے، مگر وہ اتنی جلدی خود کو کمپوز بالکل نہیں کر سکے۔ فاطمہ کے چہرے پہ جو تاثر ابھرا تھا وہ گھبراہٹ کے بعد ناگواری اور بیزاری کا سا تھا، جس نے لمحوں میں انہیں اندر سے خالی کر ڈالا۔ لبوں کو سختی سے بھینچے، وہ الٹے قدموں پلٹے تو ثانیہ آپا نے ہڑبڑا کر انہیں آواز دی، ولید کیا کہہ رہے تھے بھائی، بھاگے کیوں جا رہی ہو؟ وہ پکارتی رہ گئی، مگر بڑے بھیا نہیں رکے، یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ باہر آ کر بھائی جان کی بات سن لے۔ ثانیہ آپا بڑبڑاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ لاریب تو نکاح کے اگلے روز ہی چلی گئی تھی۔ آپا البتہ چند دن ٹھہری، مگر بچوں کے ایگزام شروع ہونے والے تھے، انہیں بھی جانا پڑا۔ پھپھو کی طبیعت جانے کی وہ اب بھی نہ سنبھل رہی تھی، اور فاطمہ جسے آپا کا بہت سہارا تھا، ان کی موجودگی کے باعث وہ ہر کام اور ذمہ داری سے نظریں چرائے اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنی ہرما نصیبی کا سوگ منایا کرتی۔ اس بہانے ولید کے سامنے سے بھی بچی رہی۔ اب ایک بار پھر ان کے سامنے کے خیال سے ہی اس کا دل گھبرانے لگا، اور ظاہر ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ ممکن تھا بھی نہیں کہ وہ ان سے چھپ جاتی، وہ بھی اس صورت میں کہ اب گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ پھپھو کی
तीमारदारी भी उसे ही करना थी। एक दिन तो खैरियत से गुजर गया। उसने वलीद के आने से कबल ही सारे काम निपटा लिए, रोटी पकाकर हॉट पॉट में रख दी और वहीं चूल्हे पे केतली धरी रहने दी और ख़ुद पुप्पो के पास आ गई। वलीद के पास बाहर के दरवाजे की इजाफी चाबियाँ थी, सो दरवाज़ा खोलने और बंद करने की झंझट जिसमें कि लाजमन उनका सामना होता वो बच गई थी। ये भी वलीद ने यकीनन उसके ग्रेस को देखते हुए ही डुप्लीकेट चाबी के वाला रास्ता निकाला था। आपा की मौजूदगी में ही मैकेनिक को घर बुलवाकर उन्होंने ये लॉक दरवाजे में लगवा लिया था। इसकी क्या ज़रूरत थी? सानिया आपा ने हैरान होकर इस्तफसार किया। इट्स ओके, मुझे अक्सर रात को देर से आना पड़ता है, तुम डिस्टर्ब होती हो। और सानिया आपा भी इतनी नादान नहीं थी कि अब भी ना समझती, खामोश हो रही। फातिमा ने 10 बजे के नज़दीक बैरूनी दरवाजे पे खटका महसूस किया और सिर्फ उनसे बचने की गर्ज से बिस्तर में घुसकर लिहाफ सर तक खींच दिया। कुछ देर बाद ही उनके कदमों की आहट को पाकर उसने जान लिया कि वो अंदर आ चुके हैं। वो अम्मा से मामूल की बातें करते रहे। वो तब तक दम साधे रही। मुंह हाथ धो लो वलीद, मैं फातिमा को कहती हूँ खाना गर्म कर दे। फूफो की बात सुनकर उसका दिल धक से रह गया। अगर फूफो उठाती तो वो इनकार कैसे करती, और उनका सामना करने की तो उसमें जैसे ताब ही नहीं थी। नहीं अम्मा, रहने दीजिए, मैं खुद निकालूंगा, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गए। फातिमा का जाने कब का रुका सांस बहाल हुआ। यकीनन वो भी उसकी तरह ही इसके सामने से गुरेजा थी। आह, कितनी मुश्किल हो गई थी ज़िंदगी। फातिमा के अंदर दुख उतरा तो आंसू बेख्तियार हो गए। छुट्टी का दिन था, पूरे घर पे एक सन्नाटा तारी था। कभी यही दिन इस घर में ज़िंदगी के भरपूर हंगामों के नज़र हो जाता था। उसने सोचा और दिल दुख से बोझल होने लगा। नमाज पढ़ी नहीं जा सकी थी कि आंख ही बहुत देर से खुली। वजूद पे कसलमंदी और नगाहत तारी थी। जहनी ही जान टेम्परेचर की सूरत अपना आप जाहिर कर चुका था। पूरे जिस्म में टूट फूट सी हो रही थी। मगर पुप्पो को नाश्ता तो देना था। उसने आखिर बिस्तर छोड़ दिया। पुप्पो दाहिनी करवट के बल लेटी थी। उनके हाथ में तस्बीह थी जिसके मन के वक्फे वक्फे से गिर रहे थे। आपके लिए चाय ले आऊँ पुप्पो? बिखरे हुए बाल समेट कर कैचिर में करते हुए उसने ज़ुकामज़दा आवाज़ में पूछा। उन्होंने इशारे से कुछ देर बाद का कहा। तब वो शाल अच्छी तरह लपेटती हुई बंद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो सर्द हवा के साथ धुंध के भगोले तेज़ी से अंदर घुस आए। उसने बाहर निकलकर अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी। उसने कपकपाते हुए शाल को पेशानी पे आगे तक खींचा, साथ ही नाक भी ढक ली। इसके बावजूद सर्द हवा अपना असर दिखा चुकी थी। ये के बाद दिगरे उसे 3 छींकें आई। दिमाग हिल के रह गया। उफ, खुद आया। नाक को अच्छी तरह रगड़ कर शॉल के कोने से साफ करते वो जैसे कराही थी। तभी अपने पीछे खंकार की आवाज़ सुनकर ज़ोर से उछली और किचन के दरवाजे में इस्तेदा वलीद को देखकर उसका वजूद बर्फ़ की सील में ढल गया। एक पल को तो जी चाहा तैयारशुदा चाय भी छोड़कर भाग जाए। अभी किचन में आते हुए उसने एहतियातन उनके कमरे की तरफ देखा था। दरवाज़ा बंद, लाइट ऑफ थी। ये क्या, मेरी बू सूंघ कर आगे हैं? वो सख्त जुजबुज हुई। दिल करा करके उसने रैक से धुला हुआ कप लिया और छान कर चाय डालने लगी, मगर उनकी मौजूदगी उसे पजल कर रही थी। अम्मा बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, गालबन अभी भी बुखार है। चंद कदम भराकर वो स्लैब से टेक लगाकर खड़े हो चुके थे। फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता उनकी नज़रों का खुद पे जमना महसूस करके ही उसका दिल अथाह गहराइयों में उतरने लगा था। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जितना ये बंधन तुम्हारे लिए नापसंदीदगी और मजबूरियों का बायस है, उतना ही मेरे लिए भी। मगर बाज़ फैसले नागुज़ीर होते हैं जिन्हें किए बगैर गुजारा और फरार मुमकिन नहीं। आई विश कि अम्मा की तबीयत संभल जाए तो फिर मैं तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर दूंगा। उसकी नागवारी और सर्द महरी को महसूस करते वो हर दर्जा ठहरे हुए मगर खुश्क लहजे में बोले। फातिमा ने एक झटके से सर ऊंचा करके उन्हें देखा और फिर चाय का कम स्लैब पर पटक कर तिल मिलाकर बोली, अगर मेरी मर्ज़ी का आपको इतना ही ख्याल था तो फिर इस वक्त इनकार किया होता। जानते तो थे आप कि मैं क्या चाहती थी। मैं जानती हूँ कि आपके नज़दीक मेरी हैसियत कभी भी वो नहीं बन सकती, मगर बहरहाल आपको मेरी इस तरह तजलील का भी कोई हक नहीं। वो भड़क कर कहती पलट कर वहाँ से भागी। दिल में एक भांबर सा जल उठा था। गो कि उन्होंने जो कहा वो उसके रवैये से ही हर्ट होकर कहा था, मगर उनके मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ जैसे उसके पंदार की धज्जियाँ बिखेर गया था। दिल का गुबार निकाल कर भी जैसे सुकून नहीं आया तो वो कितनी देर यूं ही रोती रही। सारा दिन वो कब अपने कमरे से दानिस्ता बाहर नहीं निकली और गुमसुम सी अपने शदीद रद्द अमल की वजह सोचती रही। कहा तो वो इनसे इतनी बेजार और ख़ाइफ थी कि सामने जाने से भी एलर्जिक थी, और कहा उनकी बात सुनने के बाद गुस्से से आउट ही होगी। आखिर ऐसा क्या कहा था उन्होंने? ये रिश्ता ख़त्म करने की बात ही की थी जिसके इस्तवार होने पर उसके अंदर भुंचाल उठ खड़े हुए थे और जिस बंधन को कबूल करने को वो कतई मादा नहीं थी। मगर अब हाँ, शायद एक बार फिर मजरूह होते पिंदार पर पड़ने वाली चोट और दूसरी बार मजरूह होने वाले वकार ने उसे बेकाबू कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि अब की बार ऐसा करने वाला 7 समुंदर पार नहीं बैठा हुआ था। वो इस तस्लील पे दिल में उमड़ता हुआ इश्तियाल दबा लेती। कितने दिनों का गुबार था जो इस तरह निकल गया था और वो जैसे अंदर से हल्की फुल्की होकर बेखिफत सी थी। क्या सोचते होंगे बड़े मान। उसे अपनी गलती का एहसास बर वक्त हुआ तो जुबान दांतों तले दबा ली, आंखों में नमी चमकने लगी। नहीं वलीद, अब वो बड़े भैया कहा रहे। आंसू गालों पे उतर आए। ये तकदीर भी कैसे अपना आप मनवा लेती है, जो कभी तसव्वुर भी नहीं किया वो हो गया। बैरूनी दरवाज़ा खोलकर वो अपने ध्यान में अंदर आए थे। सीढ़ियों पर बैठी आंसू बहाती फातिमा को देख कर ठटके, मगर अगले ही पल खुद को संभाल कर पुप्पो के कमरे की जानिब चली गई। वो सो रही थी। उनकी वापसी फ़ौरन ही हो गई।
फ्रेश हुए बगैर वो वहीं से किचन में चले गए और शायद चाय बनाना चाहते हैं। जो हुआ अब उसे लेकर मुझे इतनी बेइत्तेनाई नहीं बरतना चाहिए। बहरहाल ये तो ज़्यादती होगी। वो खुद से उलझती उठकर किचन में आई तो उन्हें सालन गर्म करके वही सुबह की बची रोटी खाते देखकर उसको इतनी खिफत महसूस हुई कि भरकर उनके हाथ से रोटी ले ली। 2 मिनट इंतज़ार करें, मैं ताज़ा रोटी पका रही हूँ। उनकी हैरान बल्कि फटी फटी आंखों से आंखें चुराती वो पलट कर फ्रिज से आटा निकालने लगी। मेरे लिए जहमत मत कीजिएगा। हाँ, अगर आपको खाना है तो आपकी मर्ज़ी। वो उठ कर आए थे और उसके हाथ से रोटी उचक कर बेनियाजी के साथ कहते एक बार फिर सबका मुश्किल शुगल में मगन हो गए। फातिमा की पेशानी सुलग उठी। वो कुछ भी कहे बिना वो गूंदे हुए आटे का बाउल फ्रिज में पटक कर खुद किचन से निकल गई। रात का कोई पहर था जब उसकी आंख किसी अजीब से एहसास को पाकर खुली। तकिए से जरा सा सर ऊंचा करके उसने साथ की चारपाई पे लेटी बुफो को देखा तो नाइट बल्ब की नीलगो रोशनी में उन्हें मुंह के बल दोहरे पड़े देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उनके वजूद को लगने वाले झटके और मुंह से निकलने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें उसके ओसान हता करने को काफ़ी साबित हुई थी। उसने लिहाफ पड़े फेंका और तेज़ी से लपक कर उन्हें औंधे से सीधा करने की कोशिश की और सराहने पड़े जग से गिलास में पानी उंडेला जो घबराहट में आधे से नीचे गिरा। पुप्पो पुप्पो जानी, पानी लीजिए। उसने कामते हाथों से गिलास उनके फरफराते हुए होंठों से लगाया मगर उनका हाथ लगने से गिलास चल गया और उनकी गर्दन भी एक तरफ को ढल गई। पुप्पो, वो गिलास छोड़ते हुए मुंह पे हाथ रख कर चलाई और यूं ही रोते हुए उल्टे कदमों दरवाजे तक आकर चिटखनी गिराने के बाद भागते हुए वलीद के कमरे तक गई। शदीद घबराहट के आलम में वो दोनों हाथों से दरवाज़ा धड़धड़ा डाला। वो जो अभी कुछ देर पहले ही अपना काम निपटा कर सोने को लेटे थे घबरा कर तेज़ी से उठे। दरवाज़ा खोलते ही उसकी गैर होती हालत और टूटे फूटे अल्फाज से यही समझ सके अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे उजलत भरे अंदाज में बाजू से पकड़कर रास्ते से हटाते हुए वो दौड़ते हुए कदमों से माँ के कमरे में चले गए। धक धक करते दिल बेओसान असाब लिए वो भी उनके पीछे ही आई थी। फिर जब तक वो उन्हें ट्रीटमेंट देते रहे वो दीवार से चिपकी थर थर कांपती घुट घुट कर रोती रही। कुछ हो जाने का खौफ उसे अदमुआ कर चुका था। खासी देर बाद जब उफ़ो की हालत समझी तो वो पुरसुकून हुई। तब गहरा सांस खींच कर तने हुए असाब को ढीला छोड़ते हुए वलीद ने खुद को कुर्सी पे गिरा दिया मगर तभी बेख्तियार निगाह दीवार से लगी सिसकियां भरती फातिमा से जा टकराई। खुलकर बिखरे हुए बाल, आंसू से तर चेहरा, आंखों में हरास भरा हुआ वो खासी काबिल रहम लगी तो उठकर उसके नज़दीक आए। टेक इट ईजी, अम्मा आप ठीक हैं। उनका हाथ उसके आंसू साफ करने को भरा मगर फिर जैसे एहसास होने पे वो लब भींचते हुए फासले पे हो गए। अब तुम रिलैक्स होके सो जाओ, अम्मा भी आराम कर रही हैं। उसे तसल्ली देकर वो दरवाजे की सिमत भरे तो फातिमा ने बेख्तियार घबराते हुए उन्हें आवाज़ दे दी, कहीं मत जाइए, यहीं रहें हमारे पास प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इतनी लजाजत से कह रही थी कि वो बस उसे देख के रह गए। उन्हें लगा अगर उन्होंने इस पल उसकी बात नहीं मानी तो वो एक बार फिर से रो पड़ेगी। ओके, मैं यहीं हूँ, वैसे अगर तुम चाहो तो दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। वो फिर से कुर्सी संभालते हुए उसे देखे बगैर गोया हुए, नहीं मैं ठीक हूँ, वो ममनूनियत से कहती फिर से अपने लिहाफ में घुस गई। वलीद उसे देख के रह गए जो उन्हें पहरे पे बिठाकर खुद फिर से गायब हो गई थी। रात क्या हुआ था पुप्पो को? इन लम्हात का खौफ अभी तक उसके असाब पे सवार था। वो किचन में खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। जब वो अंदर आते नजर आए तो छूटते ही सवाल किया, अस्थमा का अटैक और बहुत शदीद किस्म का, अगर ट्रीटमेंट में कुछ लम्हों की भी ताखीर हो जाती तो। उन्होंने झुरझुरी से लेकर कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी जबकि वो फक चेहरा लिए उन्हें देख रही थी और इस होलनाक इंकशाफ ने तो जैसे जिस्म से जान खींच ली थी। ये बीमारी कब से है उन्हें? आवाज़ उसके हलक में घुट कर रह गई। उन्हें अपनी ज़िंदगी का ही तो भरोसा नहीं रहा था। जब भी तो बहुत से लोगों को जो कुछ करना पड़ा जो आम हालात में शायद कभी भी मुमकिन ना होता। वो बहुत सर से लहजे में कह रहे थे। फातिमा ने चौंक कर बगौर उन्हें देखा तो वो सर झुटकते हुए बात बदल गई। प्लीज़ अगर ये स्लाइस मेरे लिए बना रही हो तो रहने दो, मैं सिर्फ चाय लूँगा। फातिमा ने देखा वो रिस्ट वॉच पे निगाह डालने के बाद कफलिंग्स बंद कर रहे थे। उसे एक अजीब से एहसास ने घेर लिया, ऐसा एहसास जिससे वो खुद भी समझने से कासिर रही। अलबत्ता जोश खाती चाय छान कर कप में निकालने के बाद उनकी तरफ बढ़ा दी। थैंक्स। उनके ठहरे हुए लहजे में जो तकल्लुफ़ था वो फातिमा को बहुत महसूस हुआ। वो उससे पहले भी उनके काम करती रही थी मगर अब उनका रवैया उसे अजनबी और सर्द महरसा क्यों लगने लगा था। यूँ जैसे एकदम ही बहुत सारा फासला और तकल्लुफ़ बीच में आ गया हो। और ये सच तो था कि फासला मज़ीद बढ़ गए थे जब भी वो अभी यूँ ही कायम रखना जिन्हें वो अभी यूँ भी कायम रखना चाहती थी कि अभी तो दिल पे सिर्फ किसी की बेवफाई के बाद मलाल का मौसम काबज़ था। वो पुप्पो का नाश्ता लेकर आई तो बड़े भैया उनके पास बैठे थे। शाम में तैयार रहिएगा अम्मा, मैं आपको चेकअप के लिए ले जाऊंगा। वो कहते हुए उठ के फातिमा ने चौंक कर पुप्पो को परेशानी से देखा। किस लिए चेकअप होगा पुप्पो, क्या हुआ है आपको? पगला यूं ही परेशान हो रहा है, हल्का फुल्का सा दर्द है पेट में। आइए आप मुझे मशीनों के आगे बिठाएगा ले जाकर। पुप्पो उसका उड़ा सा चेहरा देखकर लहजे को सरसरी सा बनाकर बोली मगर उसकी तशवीश कम नहीं हुई। पुप्पो सही बताएं मुझे क्यों दर्द होता है आपको? वो उठकर उनके पहलू से लग गई। कोई दर्द नहीं है बेटा, खामखा परेशान हो रहे हो तुम दोनों। उन्होंने टाल दिया मगर वो इस वक्त उसे नहीं बहला सकी। जब टेस्ट रिपोर्ट के बाद ये इंकशाफ हुआ कि उनके पेट में रसोलियाँ हैं। फातिमा तो ऑपरेशन का सुनते ही उनसे लिपट कर रोने लगी।
खाम खा ऑपरेशन होगा, कुछ नहीं हुआ मुझे। उन्होंने फातिमा को थपकते हुए नरमी से कहा, आपने दानी का गम दिल को लगा लिया है ना अम्मा। फातिमा के उठकर जाने के बाद वलीद ने उनका हाथ थाम लिए और पहली बार पुप्पो ने तरदीद नहीं की। उन्होंने सर ऊंचा करके देखा, उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। इसी का तो गम मेरे पेट को फोड़ा बना गया है वलीद, बहुत दर्द है यहाँ बेहद। उसे कहो आ जाए, एक बार सूरत तो दिखा दे। मैं सारी खताएं माफ़ कर चुकी हूँ उसकी। पुप्पो पक पक कर रो दी तो बड़े भैया की आंखों की सुर्खियाँ गहरी हो गई। वो उन्हें कैसे बताते कि उनके कहने से पहले ही वो खुद उसे कितनी बार कह चुके हैं, मगर उसकी एक ही रट थी, सना की प्रेगनेंसी में वो उसे छोड़कर नहीं आ सकता। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है दानी, वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहती है। और उसके बाद वो वैसे ही झुंझला गया था। अम्मा को आप समझा सकते हैं भैया, चंद माह तो हैं बीच में। खुद सोचे, एक तो वो माजूर है, ऊपर से प्रेग्नेंट भी। मैं कैसे उसे ऐसी हालत में तनहा छोड़ दूँ। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। जो दुख उन्होंने महसूस किया था वो अम्मा को इसी दुख से बचाना चाहते थे, जब भी कह नहीं पाए। मगर उसी शाम जाने क्या सोचकर उन्होंने यही बात फातिमा से कह दी। उस वक्त उसने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। कपड़े खंगालते हुए उसके हाथ उसी जाविये पे साकिन हो गए। उसे अपनी समातों पे शुबह हुआ। जब भी खासी तहीर के बाद बोली, क्या कहा आपने? दानी को अम्मा की बीमारी के मुतालिक बताकर आने के लिए फ़ोर्स करो। उन्होंने उसके चेहरे से दानिस्ता निगाह हटा ली, वरना उसका लाल बहू का चेहरा देखकर ज़रूर उसके गुस्से के ग्राफ का अंदाज़ा कर पाते। ये काम आप खुद क्यों नहीं करते? वो एक झटके से उठ खड़ी होती हुई इतनी सर्द महरी से बोली कि उन्होंने ठंडा सांस भर के एक नज़र उसे देखा। तुम प्लीज़। उनके कुछ कहने को वाह होते हुए होंठ उसके तनफुर को देखते उसी जाविये पे साकिन हो गई। आज के बाद मुझसे इस मौजू पे कोई बात मत कीजिए। सब कुछ यूं ही छोड़ छाड़ वो अंदर अपने कमरे की तरफ भागी, मगर वो उसकी आंखों में मचलती नमी को देख चुके थे। फूफो के ऑपरेशन की वजह से ही शायद बड़े भैया ने सानिया आपा को बुलवा लिया था। उसे भी सहूलत हो गई थी। दूसरा हट का एहसास इस वहशत से भी छुटकारा दिलाए रखता है जो फूफो के ऑपरेशन का सुनने के बाद से उसके असाब को ऑक्टोपस बन के चिमट गया था। वो फूफो के लिए परहेजी खाना तैयार कर रही थी, साथ आटा भी गूंदना शुरू कर दिया। तभी हल्के से खंगार कर बड़े भैया ने किचन में कदम रखा। वो एकदम जुज़बुज़ सी होगी। आदत के मुताबिक आटा गूंदने से पहले वो दुपट्टा उतार कर स्लैब पर रख चुकी थी, और अब सूरत हाल ये थी कि दोनों हाथ आटे में सने हुए थे। वो खिफज़दा सी गैर महसूस अंदाज में रुख फेर गई और उनके बाहर जाने की मुंतज़िर भी, मगर वो तो खासी फुर्सत से आए थे। सास पैन में पानी डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिए। यकीनन चाय बनाने का इरादा था। आप जाइए, मैं चाय बना कर ले आऊँगी। उसने सिर्फ उन्हें वहाँ से टरखाने को अपनी खिदमत पेश की। नो थैंक्स, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, उन्होंने जवाब में निरूठेपन से कहा। तो फातिमा का जी चाहा, कह दे, बोझ तो आप बन चुके। ऐसा नागवार बोझ जिसे उठाए मैं लम्हा लम्हा मर रही हूँ। मगर कुछ कहे बगैर यूं ही आटे से लुथरे हाथों से दुपट्टा उठाकर शानों पर फैला लिया, और ऐसा करते हुए वो इस बात से कतई बेखबर रही कि उन्होंने उसके चेहरे के तासुरात और इस हरकत को बहुत गहरी नज़रों से देखा था, और लब सख्ती से भींच लिए। कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी। आटे का तसला फ्रिज में रख कर सिंक पे हाथ धोने के बाद दुपट्टे से ही खुश्क करती वो जैसे ही बारिश जाने को मिली, उनकी खुश्क आवाज़ पे यूं चौंक कर मतवजा हुई जैसे उनकी इस बात पे भौंचकी रह गई हो। जी, क्या बात है? उसकी हैरत छुपाई ना छुपी। कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो तुम? वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले खड़े थे। फातिमा ने नज़र हटा ली। फूफो की वजह से उनकी तबीयत, इसीलिए सानिया को बुलाया है मैंने। कल से कॉलेज जाना शुरू करो, तुम्हारे एग्जाम्स करीब हैं। उन्होंने रैक से ग्लास लेकर बोतल से पानी गिलास में उंडेलते हुए कहा। तो फातिमा पूरी की पूरी उनकी सिमत मुड़ने पर मजबूर हो गई। एग्जाम्स कैसे दूँ, जबकि मैं फूफो की वजह से बहुत टेंस हूँ। अब पढ़ना बहुत मुश्किल लगने लगा है। वो जाने कैसे उनसे अपनी कैफियत शेयर कर गई। एग्जाम्स नहीं दोगी तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। अब तो बीए की डिग्री की भी वैल्यू नहीं रखती, तुम्हारे पास तो इंटर की ही रह जाएगी। मैं कह रहा हूँ टेंशन मत लो, और कल से कॉलेज जा रही हो तुम। सुबह टाइम पे तैयार रहना, मैं खुद ड्रॉप करूँगा तुम्हें। अपनी बात मुकम्मल करके वो रुके नहीं, उसके पास से गुजर कर बाहर चली गई। मगर फातिमा उनके दो टोक लहजे और कतई अंदाज पे खोलते हुए पैर पटकने लगी। गुनगुनाते हुए, आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर कर बालों में सुला दे मुझको, याद करके मुझे तकलीफ ही होती होगी, एक किस्सा हूँ पुराना सा, भुला दे मुझको, डूबते डूबते आवाज़ तेरी सुन जाऊँ, आखिरी बार तू साहिल से सदा दे मुझको। सानिया आपा के एहसास दिलाने पे वो उनके कमरे में आई थी डस्टिंग के लिए, मगर नज़र राइटिंग टेबल पर पड़े पैड पे लिखे आखिरी इशार पर पड़ गई। उसकी गिरफ्त टेबल की सतह पर सख्त हुई। हूँ, नारसाई के एहसास से सुलगते हुए जज्बे उसके लिए और एहसानमंद मेरे हुए फिरते हैं। उसके अंदर एकदम ही तनफर का भूचाल सा उठा, जाने क्या दिल में समाई कि उसी अनदेखी तस्वीर की तलाश में पूरा कमरा तलपट कर दिया। तस्वीर तो नहीं मिली, अलबत्ता वो ज़रूर झुंझला गई। हाँ, वो क्यों भला अपना सबूत इस तरह खुलेआम छोड़ेंगे। काश एक बार हाथ लग जाए तो देखना कैसे नशर करती हूँ। बड़े मोतबर और शरीफ बने फिरते हैं। पता नहीं इस वक्त मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हो गई थी। बजाय तस्वीर पलट के देखने के मोहतरम के जज्बात छिलकाते अल्फाज में गुम हो गई। यही तो गलती हुई थी। उसने हथेली पे दूसरे हाथ का मुक्का रसीद करते हुए सोचा। वो खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास बख्शते हुए कमरे के ऐन बीच आ खड़े हुए, जबकि फातिमा इस गैर मुतवक्का मत पे अपनी जगह उछल कर रह गई। खैरियत? उनकी निगाहें बिखरे हुए कमरे के सामान पे भटक रही थी।
जी, वो आपा कह रही थी कि डस्टिंग कर दूँ, तो उन्हें सामने पाते ही उसकी झुंझलाहट पे बदहवासी सवार हो गई। उनका वो गुस्सा जो याद आ गया था, जो तस्वीर उसके हाथों में देखकर उनके चेहरे, आंखों और लहजे में वो देख चुकी थी। डस्टिंग? मेरा तो ख्याल है यहाँ किसी गुमशुदा चीज़ की तलाश हो रही है। उनकी कमरे में भटकती नजरें उसके चेहरे पे आंटी की तो फातिमा की घबराहट पर उसका गलबा छाने लगा। नहीं, बल्कि नहीं, मैं सफाई ही कर रही थी। वो तेज़ी से झुककर पलंग पे चादर बिछाने लगी। वो कुछ देर उसे यूं ही देखते रहे, फिर कंधे झटक कर वॉशरूम की तरफ भटके तो फातिमा का जाने कब का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। फिर वही हुआ था जिसका धड़का, जिसका खौफ बहुत चुपके से बिना हट किए उसके दिल में पहले ही आकर बैठ गया था। वो बहुत खामोशी से बिना किसी से कुछ कहे सुने तमाम दुखों से निजात पा गई। उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र उसी की थी। इसकी तरफ से ऐसा इत्मीनान मिला कि खुद पुरसुकून होकर सो गई। ऐसी गहरी नींद के फिर फातिमा की दिल दोस्त चीखें भी उन्हें जगाने में नाकाम नहीं। कितने बहुत से दिन गुजर गए मगर फातिमा का गम नहीं ढला। उसी दुख ने उसे मुस्तकिल बिस्तर पर डाल दिया था। बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा ख्याल है वलीद, इसके टेस्ट वगैरह करवाओ, मुझे तो इसे देखकर होल उठ रहे हैं। सानिया वलीद के साथ बोलती हुई अंदर आई थी। उसने चादर में मुंह घुसेड़ लिया। वो इस वक्त किसी का भी सामना करने को तैयार नहीं थी। 1 घंटे तक इसे तैयार कर देना। मेरा ख्याल है क्लिनिक पे ले जाकर इसका मुकम्मल चेकअप करने के बाद दुआ तजवीज़ की जाए। वो कहते हुए उठ खड़े हुए। फातिमा का दिल धक से रह गया। अब तो नहीं है मुझे बुखार, ऐसे ही परेशान हो रही है आपा। अगले ही लम्हे वो मुंह चादर से निकाल चुकी थी। उलझे हुए बाल, बुखार की हिद्दत से सुर्ख होता चेहरा, गुलाबी दहकती हुई आंखें और बोझल पपोटे। उनकी निगाह महज लम्हा भर को उसके चेहरे पर ठहर सकी। वो अपनी कलाई बढ़ा चुकी थी नब्ज चेक कराने को, यानी अब भी उनके साथ जाना मंजूर नहीं था। उन्होंने गहरा सांस खींचा और लब भींचते हुए उसकी नब्ज टटोली। ठीक है, मैं वापसी पे आता हुआ दवा ले आऊँगा। वो पलट गए थे। फातिमा ने एक बार फिर चादर में मुँह छुपा लिया। कहाँ फंसा दिया पे फो आपने, काश मैं भी दानी की तरह कमजोर और बेहिस होती। उसके आंसू फिर से बहने लगे। फिर वो भी ठीक होगी और जैसे तैसे एग्ज़ाम भी दे दिया, मगर एक ज़िया का एहसास था जो मुस्तकिल साथ था। कल चेहलम था और फिर लारेब के साथ साथ सानिया आपा को भी चले जाना था, जबकि वो बेहद हरासा थी। उसका क्या होगा? दानियाल से रब्ता हुआ तुम्हारा? वो सानिया आपा से इसी मौजू पे बात करने आई थी। उनकी आवाज़ सुनकर वहीं थम गई। एक ही तो मौजू नहीं था वो जिससे भाग रही थी। अब तो वो हर बात से फरार चाहती थी। दानियाल के मौजू से, वलीद के मुतलिक बातों से। हाँ, उसी रोज़ बता दिया था उसे। उसने उनकी थकी थकी आवाज़ सुनी। फिर भी नहीं आया। वो इतना कठोर तो नहीं था। वलीद आपस सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। जवाब में खामोशी थी। वलीद, फातिमा के बारे में क्या सोचा है? वो अंदर जाने को कदम उठा चुकी थी। इस बात पर एक बार फिर थम गई। क्या मतलब? वो उलझ करेगी। मतलब अब उसे यहाँ कैसे छोड़ा जाए? अगर तुम कहो तो कल चेहलम के बाद सादगी से रुखसती की रस्म भी हो जाएगी। आपा की बात पे फातिमा को लगा आस पास भंवर जल उठे हों। एकदम हवस भर गया। उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। उनकी खामोशी उसका दिल बंद करने लगी। नहीं सानिया, अभी नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। फिर दिल भी तो आमादा हूँ उसने बंधन को कबूल करने को। ऐसा करो, तुम फातिमा को अपने साथ ले जाओ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने घर में अलहदा हो। लारेब की बड़ी फैमिली है, फिर भाईजान भी हमारे इस मसले से आगाह है। वो कह रहे थे जबकि फातिमा बेख्तियार पुरसुकून होकर वहीं से पलट गई। हो गई तुम्हारी तैयारी? सानिया आपा ने उसके कमरे में झांका। वो झुककर बैग की जिप बंद कर रही थी। गहरा सांस खींचकर सीधी हो गई। जी हो गई। वलीद आ गया है, बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ। वो कहकर पलट गई तो फातिमा अपना बैग उठाए कमरे से निकल आई। चलें। वो बरामदे के पिलर से टेक लगाए उन्हीं के मुंतजिर थे। उन्हें आगे पीछे कमरे से बरामद होते देखकर खुद भरकर उसके हाथ से बैग ले लिया। सानिया, बैग डिग्गी में रखकर वो मुड़े तो सानिया आपा को आंसू भरी आंखों से दरो दीवार को तकते देखकर आहिस्तगी से पुकारा। हाँ, वो चौंकी थी और सर झुकाकर लब काटते हुए आंसू पीती उनकी सिमत आई तो वलीद ने उन्हें बाजुओं के हल्के में ले लिया। और कितना रोगी? जाने वाले लौट कर तो नहीं आते इस तरह। लारेब कल ही चली गई थी। सानिया आपा के बच्चे भी अपने पापा के साथ आए थे। चूंकि उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा था, जब भी वो स्वयं के बाद ही चले गए थे। सानिया आपा अलबत्ता फातिमा की वजह से रुकी हुई थी। बहुत दुख रहा है दिल वलीद, पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने घर जा रही हूँ तो अम्मा ने पेशानी चूम कर दुआओं के साए में रुखसत नहीं किया, बस दिल भर आया। दुपट्टे से आंसू पूछते हुए वो भराई आवाज़ में बोली तो वलीद ने बहुत मोहब्बत से उनका सर थपका था। अलबत्ता कुछ कहा नहीं। फातिमा ने देखा उनकी अपनी आंखें शिद्दत ज़ब्त से लहू रंग हो रही थी। तभी उनके सेल फ़ोन पे बेल होने लगी तो जैसे सभी चौंक कर उस कैफियत से बाहर है। वो कॉल रिसीव करने लगे थे जबकि फातिमा थके हुए अंदाज में वहीं गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ी हो गई। एन उसी पल दरवाज़ा वाह हुआ और वो बैग कंधे पे लटकाए दूसरे हाथ में सूटकेस लिए ब्लैक 2 पीस में अंदर चला आया। फातिमा तो उसे देखकर घंघी रह गई। पहले से किस कदर सेहत अच्छी हो गई थी, रंगत भी निखरी हुई थी। क्लीन शेव और जदीद स्टाइल की कटिंग के साथ वो एक नई छबली इतना शानदार, इतना छाया हुआ लग रहा था कि फातिमा तो बस उसे देखती रह गई थी। आपा के लिए उसकी ये अचानक आमद हैरत, दुख और खुशी का बायस बनी थी, मगर सबसे हावी एहसास गहरे मलाल का था।
وہ उसके गले लग कर बहुत देर तक रोती रही। अम्मा चली गई दानी, वो आखिर दम तक तुम्हें याद करती रही थी। आपा ने हिचकियों सिसकियों के दरमियान बताया, मगर वो फिर भी कितना नॉर्मल था। कैसी हो तुम फातिमा? आपा को खुद से अलग करने के बाद वो उसकी सिमत मतवजा हुआ और फातिमा का जब्त इसी पल से लग गया। उसने सिसके दबानों को मुंह पर हाथ रखा और पलट कर भागती हुई अपने कमरे में जाकर उसी, आप कैसे हैं बड़े भैया? क्या आप भी नाराज़ हैं? बाकी सबकी तरह मुझसे? वो खफीफ सा मुस्कुरा कर बोला और उनकी नज़रें जो फातिमा के कमरे के बंद दरवाजे पे भटक रही थी चौंकते हुए उसकी सिमत मुतवज्जा हुए और गहरा सांस खींच कर सर को नफ़ी में जुम्बश दे डाली। अंदर चलो ना दानी, थक गए होगे। उसे कोट उतार कर वापस चारपाई पे गिरने के अंदाज में बैठते देखकर सानिया आपा ने जल्दी से कहा, लगता है आप कहीं जा रही थी। वो उनके सरापे को चादर में छुपा देख कर क्यास करते हुए बोला, हाँ मैं और फातिमा घर जा रहे थे। कौन से घर? वो चौंका। मैं फातिमा को अपने साथ ले जा रही हूँ। आपा की वजाहत पे वो जैसे समझ कर सर हिलाता हुआ बोला था, हाँ जाहिर है अब वो तनहा बड़े भैया के साथ कैसे रहती। सानिया आपा ने एक नज़र बड़े भैया को देखा जो सर झुकाए खड़े जूते की नोक से हौले हौले बरामदे के सतून को ज़रबे लगा रहे थे। फिर वो उसे उसके निकाह के मुतालिक बताना चाहती थी, मगर दानियाल ने मौका ही नहीं दिया। वो अगली बात शुरू कर चुका था। दानी बहुत बदल गया है। उन्होंने भूख का शोर मचाते दानियाल को देखकर अफसुर्दगी से सोचा, एक बात कहूँ फातिमा? वो किचन में सिंक के आगे खड़ी बर्तन धो रही थी जब दानियाल दरवाजे की चौखट में आकर खड़ा होते हुए बोला। फातिमा ने सरसरी सी निगाह उस पर डाली जिससे शह पाकर वो मुस्कुराता हुआ गोया हुआ, इस सोगवारी के साथ तुम्हारी खूबसूरती कुछ और भी अपील करने लगी है। वैसे बाय द वे ये सोजो मलाल है किस लिए? आई मीन अम्मा की मौत की वजह से या मुझसे जुदाई? फातिमा ने उसकी पूरी बात सुने बगैर ही गिलास जोर से सिंक में पटका और एक झटके से उसकी जानिब पलटी। मतलब क्या है आपका इस फजूल बात से? उसकी पेशानी पे तेवरियों का जाल देखता दानियाल एकदम गड़बड़ा गया। ओ सॉरी यार, वैसे इस तरह रूडली बोल कर क्या तुम मेरा वो बदला चुका रही हो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया? आई एम सॉरी, मुझे एहसास है कि मैं तुम्हारे साथ। इनफ दानियाल, प्लीज़ इनफ। ऐसा ना हो कि मेरा जब्त ख़त्म हो। प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। वो पूरी कुव्वत सर्व करके चिल्लाई तो आपा बदहवास होकर अपने बेडरूम से भागी आई थी। क्या हुआ? दानियाल को देखते हुए उन्होंने सवाल फातिमा से किया जो मुठियाँ भिंचे सुर्ख चेहरे के साथ आंखों में नमी लिए खड़ी थी। आपा इसे कहिए यहाँ से चले जाए वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो यूं ही रुख फेरे फेरे भराई हुई आवाज़ में चलाई तो आपा ने तेज़ी से भरकर दानियाल का बाजू पकड़ लिया। आओ दानी, प्लीज़ मेरे साथ आओ। आपा उसे खींचते हुए साथ ले गई जबकि वो गहरे गहरे सांस खींचते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी, मगर अंदर जो आग दहक उठी थी वो तन मन जलाकर खाकसर कर रही थी। लारेब के यहाँ बेटा हुआ था वो तो सुनते ही पुरजोश होगी। साथ ही आपा का पीछा ले लिया, कब जाएंगे लारेब का बेटा देखने? ऐसा करो तुम वलीद को कॉल करके बुला लो, जाना तो होगा, उसे भी हमें साथ लेता हुआ चला जाए। तुम्हारे भाईजान का तो पता है अपनी मसरूफियत में आजकल का बहाना करते रहेंगे। आपा के कहने पे वो जो फौरी इनकार करने जा रही थी जाने क्या सोच कर कंधे उचका दिए। ठीक है आप खुद ही कह दे। भाई मैं क्यों, तुम करो ना फ़ोन। 6 माह हो गए हैं निकाह को, मगर तुम आज भी उससे इतनी ही गिरेजा हो फातिमा। गुड़िया है, ये कब तक चलेगा? क्या अभी भी तुम्हारे दिल में वलीद के लिए नरम गोशा पैदा नहीं हो सका? आपा उसके चेहरे पर निगाह जुमाए बहुत मुलायमत से कह रही थी। जवाबन उसने ठंडी सांस भर के सर झुका लिया। आपा निकाह के फ़ौरन बाद जब उफ़ ने मुझे अपने पास बुलाया था तो जहाँ और बहुत सी बातें समझाई थी वहाँ ये भी कहा था कि औरत के दिल में अल्लाह ने बहुत गुंजाइश रखी है मोहब्बत के लिए, दरगुजर के लिए और एडजस्टमेंट के लिए। और आपा मुझे पता ही नहीं चला कब गैर महसूस अंदाज में मेरे दिल से इस ताल्लुक़ के इस्तवार होने पे दिल में दराने वाला मिलाल रंज और खफ की जाती रही और उनकी जगह उनका ख्याल आप ही आप जगह पा गया। वही बात कि निकाह के मुकद्दस बोलों के बाद अल्लाह की तरफ से दिलों में मोहब्बत उतारी जाती है, मगर आपा वलीद वो शायद आज भी आयशा को नहीं भुला सके। उनका रवैया इतना दिल शिकन होता है कि मेरी हिम्मतें जवाब देने लगती हैं। आहिस्तगी से बोलती वो पूरी दयानतदारी से उन पे अपनी कैफियत अदा कर गई तो आपा ने बेख्तियार उसे गले से लगा लिया। पागल हो बिल्कुल, तुम एक बेबुनियाद बात का पीछा लेकर बैठी हूँ। वहाँ वलीद भी तुम्हारे मुतल्लिक कुछ इसी किस्म के शुबहात का शिकार होगा, देख लेना। उन्होंने उसे थपक करते तसल्ली दी। नहीं आपा, मैं गलत नहीं कह रही, आपने वाकई उनके साथ ज्यादती की है। वो आयशा की तस्वीर संभाल कर बैठे हैं और उसे देखते ही जो नारसाई के मराहिल तय कर रहे हैं। उसने इस मरतबा बरहमी से कहा तो आपा ने ठटक कर उसकी शक्ल देखी। क्या कह रही हो फातिमा? उसके लहजे की यकीन ने उन्हें नर्वस कर दिया। ठीक कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखी है वो तस्वीर भी और वो शायरी भी जो वो मोहतरमा की याद में बेकल होकर अक्सर लिखते रहते हैं। उसने किस कदर तलखी से कहा, फिर उठते हुए नरूठेपन से बोली, अगर आपने उन्हें बुलवाना है तो फिर खुद फ़ोन कर ले, मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो आपा को गुमसुम छोड़कर खुद आउट कर कमरे से निकल गई। मैं क्या पूछ रही हूँ वलीद? आपा का लहजा बेहद कड़ा था, उन्हें यह खामोशी भी बड़ी तरह खल रही थी। उसका मतलब तो ये था फातिमा सच कह रही थी। क्या पूछ रही है? वलीद ने एक निगाह उन पर डाली और इसी सपाट चेहरे के साथ उठ खड़े हुए। यही कि तुम आज भी आयशा? सानिया, उन्होंने झिड़कने के अंदाज में टूका, फिर एकदम लब भींच लिए यूं जैसे कुछ कहते कहते ऐन वक्त पे मुलतवी कर दिया हो इरादा। वो पागल है, उन्होंने सर झटक कर कहा। मगर
आपा उनके रास्ते में बहुत तेज़ी से। वो नहीं, मुझे तुम अहमक लग रही हो वलीद। हालात एक बार फिर नाजुक रुख इख्तियार कर चुके हैं। दानी की वापसी के बाद तो ख़ास तौर पे फातिमा को तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। दानी के बदले हुए अंदाज़ो एतबार तुम भी महसूस कर रही हो। पता नहीं किस पे पड़ा है। पहले सबको अपनी एक बेकार ख्वाहिश के पीछे इतना हर्ट किया और अब मान वो एकदम चुप हुई थी। सुनो, मेरा ख्याल है कि अब हमें फातिमा की रुखसती की रस्म अदा कर देनी चाहिए। उनकी बात पे वलीद ने बहुत चौंक कर उन्हें देखा, फिर बेख्तियार सर को नफ़ी में जुम्बिश देने लगे। नहीं नहीं, आपा जी ही थी। मगर क्यों? इसलिए कि मैं एक बार फिर फातिमा पे कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहता। आपा ने अब की मर्तबा बहुत तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखा। मुझे तो लगता है ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं, तुम्हारे साथ होगी। खुदाया, मैं कहाँ फंस गई हूँ? दिमाग ख़राब कर रही हैं ये लोग मेरा। वो बुड़बुड़ाते हुए वापस जाने को मुड़ गई। लारे कुछ दिन रहने के इरादे से आई तो आपा को भी फ़ोन कर दिया कि फातिमा को लेकर आ जाएं। कुछ दिन इकट्ठे गुजार लेंगे। यूँ वो फातिमा और बच्चों समेत दोपहर को ही आ गई। धूल मिट्टी और गर्दो गुबार से घर का हशर हो रहा था। सबसे ज़्यादा बुरी हालत किचन की थी। जगह जगह दूध चाय गिरने के बाद फर्श पे धब्बे बना चुकी थी। मसालों के डब्बे खुले पड़े थे। सिंक में ढेर की सूरत जमा बर्तनों पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दानियाल घर पे नहीं था। तीनों सफाई में जुट गई। खाला, बहुत भूख लगी है, पहले खाना। इज़्ज़त ने आकर शोर मचाना शुरू किया। ऐसा करो, होटल से ले आओ। वो किचन की धुलाई कर रही थी, वैसे ही झाड़ू फेंक कर वलीद के कमरे में आ गई। दरवाज़ा खोला जहाँ उनके पैसे हुआ करते थे और 100 का नोट निकाल कर इज़्ज़त को दे दिया। क्या लाऊं? जो दिल चाहे। पकोड़े, नान? वो नाना लगाकर भाग गया। फातिमा पलटते पलटते थम गई। राइटिंग टेबल पे हरदम धरी रहने वाली उनकी तस्वीर पे गर्द की बारीक सी तह जम गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर तस्वीर उठा ली। दुपट्टे के दामन से गर्द झाड़ कर तस्वीर वापस रखी तो निगाह शायरी की किताब में उलझ गई। उसने यूं ही खोल ली। एक जगह रेड पॉइंटर से पूरे सफ़े को अंडरलाइन किया गया था। उसकी नज़रें वहीं जम गई। बहुत मसरूफ़ हो शायद। हमारी याद भी तुमको कम कम सताती है। बिछड़ने तक से मिलने का कोई वादा नहीं करते। गिला करना तो चाहते हैं तुम्हारी बेरुखी का हम, मगर इसके लिए भी कुछ वक्त दरकार होता है कि तुम मसरूफ़ हो शायद, बहुत मसरूफ़ हो शायद। आयशा, उसके लबों ने बेहतियात सरगोशी की और अगले ही लम्हे उसने ज़ोर से किताब बंद कर दी। मैं शिकवा करूँ भी तो किससे? दानी से, जो रुख फेर के चला गया था, या आपसे कि आपने मुझे किसी गैर ज़रूरी शय की तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और फिर भूल गए? उसकी आंसों से धुंधलाई नज़रें उनकी तस्वीर पे जम गई। फातिमा बाहर लारे पुकार रही थी। वो जाते जाते शदीद गुस्से के आलम में हाथ मार कर उनकी तस्वीर को औंधा कर गई थी। किसका फ़ोन आया था आपा? वो चाय के मग ट्रे में रखे अंदर दाखिल हुई जब आपा ने एहततामी जुमलों के साथ फ़ोन बंद किया। वलीद का कोई बहुत करीबी दोस्त शिकवा कर रहा था कि वो उसके बेटे की बर्थडे पे आने को तैयार नहीं है। मैं सिफारिश कर दूं? आपा हंसकर बता रही थी। और आपकी तो वो जैसे बहुत मानते हैं। उसने तल्खी से कहा तो आपा मुस्कुरा दी थी। अब मान जाएगा, देख लेना, क्योंकि वो इनकार ही तुम्हारी वजह से हो रहा था। आपा के छेड़ने के अंदाज में कही अधूरी बात उसे चौंका के रखी। क्या मतलब? भाई, उसके दोस्त की शर्त ही यही थी कि वो तुम्हें साथ लेकर आए, अकेला ना आए। तो अब? लारेब ने बेसब्री से कहा। अब ये कि हम इसे साथ भेज रहे हैं। आपा ने शौक नज़रों से फातिमा का ठटका हुआ अंदाज देखा। कब है सालगिरह? लारेब ने अपने बेटे को कॉट में लिटाते हुए इस्तफसार किया। आज रात को। हाय, इतनी जल्दी? फातिमा के पास तो कोई ढंग का सूट भी नहीं है। लारेब ने किसी कदर परेशानी से कहा तो आपने यूं कांधे झटके जैसे कह रही हो, ये तो कोई बात ही नहीं। ये देखो, मैं ये सारी फातिमा की बड़ी की नीयत से लाई थी। चलो अब इस काम आ जाएगी। उन्होंने उठकर अलमारी खोलकर डब्बा निकाला जिससे रेड बनारसी साड़ी बरामद हुई। मगर कोई मुझसे भी तो पूछे कि मुझे जाना है या नहीं। फातिमा, जो तब से खामोशी से उन्हें प्रोग्राम सेट करते देख रही थी, किसी कदर भड़क कर बोली, क्यों नहीं? तुम्हें क्या एतराज़ है? लारेब ने तेवरी चढ़ाई। अब प्लीज़ कोई फजूल शोशा मत छोड़ देना। मगर मुझे अपनी बेइज्जती गवारा नहीं है। मुझे पता है वो इनकार कर डालेंगे सुनते ही। अच्छा, मगर तुम्हें इल्हाम कब से होने लगे? अपने झिड़क डाला। उनका ख्याल था ये दोनों प्यार मोहब्बत से काबू आने वाली चीज़ें नहीं हैं। आराम से तैयार हो, देखती हूँ। वलीद को भी कहकर तो देखे। मुंह से एक लफ्ज़ भी। तमाशा बना कर रखा हुआ है तुम दोनों ने, अपने साथ साथ हमें भी। आपा को एकदम ही बहुत गुस्सा आ गया। फातिमा ने कदरे हैरानी से उनका यूँ तेज़ी से बदल जाने वाला मूड देखा, फिर कुछ कहे बगैर तन फन करती वहाँ से चली गई। और फिर यकीनन आपा ने वलीद की ऐसी ही ब्रेन वॉशिंग की थी जब भी वो उसे साथ ले जाने पर आमादा हो गए थे। ये लो भाई, संभालो अब अपनी इमारत। वलीद अपने कमरे से मुकम्मल तैयारी के साथ जैसे ही बाहर आए, आपा भी उसी पल फातिमा को शानों से थामे कमरे से बाहर आई थी। वलीद की निगाह उठी और सही मायनों में वो जैसे शर्जदर से उसे तकते चले गए। लारेब के शरारत से खंगाड़ने पे चौंके और संभलते ही माथे पे तेवरियां चढ़ा ली। इतनी तैयारी की क्या ज़रूरत थी? हम किसी का वलीमा अटेंड करने नहीं जा रहे। बच्चे की सालगिरह की सादा सी तकरीब है। और फातिमा, जो पहले ही इन कपड़ों, गहरे मेकअप और ज्वेलरी पे एहतजाज करती रही थी, उनकी बात पे बेतहाशा खजलत महसूस करती आपा को देखने लगी, जिन्होंने तैयारी के दौरान उसकी एक नहीं चलने दी। हाँ, अभी कुछ देर कबल जो तुम्हें देखकर होश बुला बैठा था ना, उसकी खिफत दूर कर रहा है। रिलैक्स। आपा ने उसके समातों में सरगोशी की, मगर वो रिलैक्स नहीं हो पाई। अलबत्ता आंखों में आंसू ज़रूर आ गए, इस कदर बेकदरी पे, जिन्हें उसने उनसे छुपाने की गर्ज से गाड़ी में बैठते ही
खिड़की की जानिब रुख मोड़ लिया। सानिया बता रही थी, तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रही हो। गाड़ी कॉलोनी की गलियों से निकाल कर मेन रोड पर डालते हुए उन्होंने उसे अचानक मुखातिब किया। फातिमा दानिस्तान जान बनकर उनका सवाल नज़रअंदाज करती रही, खिड़की से बाहर देखती रही। कहाँ गुम है मोहतरमा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। अपना इग्नोर होना उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ था। जब भी खासे बुलंद लहजे में जिताकर बोले, जहाँ भी गुम हूँ कम अज़ कम आप में नहीं हूँ। फातिमा जो पहले ही कुलस रही थी उनसे भड़कर तलखी और दुरुस्ती से बोली तो वलीद कुछ देर उसके चेहरे पर निगाह जमाए रखने के बाद सपाट अंदाज में बोले, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो दोनों ही जाने क्यों जली भुनी बातें करने लगे थे, मगर फातिमा लड़की थी, उनकी बात पे एकदम सुन होकर रह गई। दानी के हवाले से उसे कोई ताना दे ये अब उसे किसी तौर गुबारा नहीं था। इतनी ही नफरत हो गई थी उसे दानियाल से, जो कुछ वो उसके साथ कर चुका था। आप अपने आप को समझते क्या हैं? आखिर इस बात से क्या मकसद है? मैंने कभी कहा आपके पास वो तस्वीर किसकी है, या आप वो उदास शायरी किसके नाम की करते हैं? कुछ देर बाद हवासा में लौटते ही वो कड़े तेवरों समेत उन पर बरस पड़ी। मैं इस वक्त लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, उन्होंने बनाकर कहते गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हाँ, अब तो आप यही कहेंगे बात जो आपकी उस सगी पे आ रही है, मगर एक बात मेरी काल खोल कर सुन ले, अगर आपने मुझ पर इस किस्म का शक किया तो हंगामा बर्पा कर दूंगी। आंखों में आए आंसू पीछे धकेलते हुए उसने महज धमकी नहीं दी, वो ऐसा करने का पुख्ता अज़म कर चुकी थी। और तुम भी सुन लो, अगर तुमने आइंदा मुझे किसी के साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो मैं भी क्यों ना करूँ आपको इन्वॉल्व। क्या नहीं है वो तस्वीर आज भी आपके पास महफूज? वो उनकी बात काट कर भनकारी। पता नहीं उसे इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा था। तुम जेलस हो रही हो? उन्होंने गर्दन मोड़कर बहुत तवज्जो से उसे देखा। फातिमा एकदम ठटकी, उनकी बड़ी बड़ी सी स्याह गहरी आंखें मुस्कुराती हुई हिज लेती हुई महसूस हुई। मेरी जूती भी जेलस नहीं होती, उसने बरहमी से कहा। तो वलीद ने एकदम निगाह का जाविया बदल कर गहरा सांस भरा। तो फिर इस लड़ाई का मकसद जो जैसे चल रहा है चलने दो। उन्होंने जैसे बात ही खत्म कर दी। फातिमा दांत किचकिचाकर उनके पुरसुकून अंदाज को देखती तिलमिलाई गई। वो वाकई सादा सी तकरीब थी। उनके अलावा चंद फैमिलीज और थी, मगर उसकी तरह किसी भी और खातून ने यूँ भड़कता हुआ लिबास नहीं पहन रखा था। वो बेहद शर्मिंदगी महसूस करने लगी जब मेज़बान ने मुस्कुराकर यह कहा कि आज की तकरीब की फातिमा भाभी दुल्हन है, तो उसकी ये खफत मजीद बढ़ गई। उनकी जोड़ी को बेहद सराहा गया, बहुत अपनायत और मोहब्बत के साथ उन्हें हाथों हाथ लिया गया। तुम्हारी वजह से इतनी देर हुई वलीद, मगर अब तुम्हें इसलिए माफ़ किया जाता है कि भाभी की तैयारी देखकर तुम्हारे लेट होने की वजह समझ में आती है। उनके दोस्त ने हंसते हुए उन्हें छेड़ा। केक काटने से पहले खाना खाया गया, चलो भाई अब केक भी काट ले, बच्चा तो हमारा बेजार हो रहा है, आफाक भाई ने कहा। तो सलमा भाभी मुस्कुराते हुए उठी थी। जी, मगर हमारे घराने की रवायत है कि हम अपनी मेहमान मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को घरेलू तकरीब में अपनी तरफ से फूलों के गजरे पहनाते हैं। प्लीज़। उन्होंने बारी बारी सबको गजरे थमाए, फिर थाली लिए फातिमा के पास आए। वलीद भाई, आप चूँकि अभी आधे भी आए हैं और हमारी यंग और प्रीटी सी भाभी इस वक्त तकरीबन आपके होश उड़ा रही होंगी, तो प्लीज़ ज़रा सी तकलीफ़ कीजिए, यहाँ तशरीफ़ लाइए। उन्होंने फातिमा के पहलू में खाली जगह पे इशारा किया तो फातिमा के साथ साथ बाकी सब भी कुछ ना समझने वाले अंदाज में उन्हें देखने लगे। अलबत्ता वलीद उनके हुक्म की तामील में आफाक भाई के पास से उठकर वहाँ उसके बराबर आ बैठे और उनकी इस बात पे गिरफ्त करते हुए वो सब हंसने लगे थे। चलें, आप ये अपनी अहलिया को पहनाएं और देखने वालों की निगाहों को एक खूबसूरत मंजर बख्शें। भाभी ने हंसते हुए कहकर गजरा वलीद को थमाया, जिसे लेकर वो उनकी कलाई के गिर्द लपेट के गिरा लगाने लगे। फातिमा उनकी कुर्बतों की तपिश पे अपना तन मन धन सब पिघल कर पानी होता महसूस करती बेतहाशा नर्वस हो गई। थैंक्स भाभी, आपका ये एहसान हमेशा याद रखा जाने वाला है, वरना घर में तो कसम से मोहतरमा ने हमें एक बार भी ऐसा मौका फराहम नहीं किया। अब वो उसकी चूड़ियों से भरी दूसरी कलाई पे गजरा बांध रहे थे। लहजा इतना खनकदार शोख और शरीर था कि खुद फातिमा भी उलझन में पड़ गई। आया वो एक्टिंग कर रहे हैं, यह हकीकत बयान कर रहे हैं? उसे गुमान तक न था वो इतने बड़े फरेबी भी होंगे। जब ही किसी कदर खफगी से उन्हें देखते हुए अपनी कलाई वापस खींच ली। देखा, कुछ गलत कह रहा था मैं। उन्होंने फ़ौरन हाज़रीन की तवज्जो उसकी इस हरकत पे मरकूज़ करवाई। आज उनका अंदाज रंग ढंग ही और था। फातिमा तो हैरत की ज़्यादती से मरने वाली होगी। यार शर्मा रही है बेचारी, आफाक का कहा सबसे बुलंद था। वलीद भी हंस रहे थे। फातिमा सर झुकाकर खाली दिल की सदाई सुनने लगी। उसे भी ये सब बहुत अच्छा लगता अगर इसमें सदाकत होती। वलीद की इस मुनाफ़कत ने बहरहाल उसे तकलीफ़ पहुँचाई थी। मेरा ख्याल है अब रुखसती कर देना चाहिए। आपा ने लारेब से मशवरा किया, जिसे सुनते ही वो भिदक गई। हरगिज़ नहीं, मुझे मास्टर्स करना है, कोई ज़रूरत नहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ने की। आपा ने बेदरेक डांट दिया। मगर वो इजाज़त दे चुकी हैं, फिर आपको एतराज़ की है? उसने गुस्से से कहा। पूछ लूँगी मैं उससे भी, आने दो, बस तुम चुप रहो। उसे डांट कर वो फिर से लारेब की सिमत मतवजा हुई। मेरा ख्याल है इसी महीने की आखिरी तारीख रख लेते हैं, पहले अपने भाई से भी पूछ लें, कहीं एतराज़ ना हो। अगर एतराज़ होता तो निकाह क्यों करता? आपा ने अपने तय जताया, मगर वो मुतफिक न हुई। आजकल दानी की तरफ से भी सुकून है, कुछ दिनों से गया है ससुराल, लौटा नहीं। शायद बीवी को भी साथ लाया हो। बच्चा तो खैर रहा नहीं, मिसकैरेज हो गया था सना का। आपा दूसरा मौजू छेड़ चुकी थी, जिससे बचने की गर्ज से ही वो वहाँ से उठ गई कि जो भी था। बहरहाल ये बातें अब भी उसकी अजियत का बाइस थी। वो चाय बनाकर कमरे में आने के बाद अभी टीवी ऑन करके बैठी ही थी जब आपा चादर ओढ़े पर्स पकड़े आ गई। फातिमा, दरवाज़ा बंद कर लो, अगर कोई
आए तो पूछे बगैर मत खोलना। अब जा कहाँ रही हैं? वह हैरान ही तो होगी। बाजार जा रही हैं भाई, आ जाएंगे 3-4 घंटों में। फाहद को मैंने फीड करवा के सुला दिया है, नहा कर सोया है, 3-4 घंटे से पहले नहीं उठेगा, बेफिक्र हो। अब केला रेब ने जवाब दिया था और आपा के पीछे दरवाजे की जानिब भर गई। मगर आपको अचानक बाजार जाने की क्या सूझी? उसे खौफ ने आन लिया। उफ़ फातिमा, क्या हो गया है? शॉपिंग के लिए ही बाजार जाया जाते हैं। जब इस महीने के आखिर में रुखसती का इरादा है तो फिर तैयारी भी तो करना है ना। दिन कितने कम है बीच में। आपा ने कहकर उसे साकिन कर दिया। बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, दिल चाहे तो चावल पका लेना, वरना उन्हें कहना होटल से कुछ ले आए। आपा कहते हुए दरवाज़ा पार कर गई। उसने खाली जहन के साथ दरवाज़ा बंद किया और अंदर बैठ गई। कैसे गुजरेगी सारी ज़िंदगी? असल क्या है और ढोंग क्या, वो जो उन्होंने इस रोज़ अपना भरम रखने को दोस्तों के सामने रचाया था, तो क्या यूं ही धोखे में उम्र गुजर जाएगी? उसका दिल खाली होने लगा। जी चाहा इस ज़िया में बहुत सारा रोई, मगर आंख में एक आंसू भी नहीं था। तभी कॉल बेल बज उठी। वो इस कदर टेंस ना होती तो आपा की तकीद के मुताबिक लाजमन पूछ कर दरवाज़ा खोलती। होश उस वक्त आया जब दानियाल उसे सामने से हटाकर अंदर घुस गया। इतने दिनों के बाद आया हूँ, फिर भी तुम्हारे मुंह पर 12 बजे हैं। वो मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाकर बोला। फातिमा ने उसका हाथ झटक दिया और खुद आकर फिर अपने कमरे में बैठ गई। ये मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? खा तो नहीं जाएगा मुझे? उसने खुद को तसल्ली दी और किचन में आकर चावल पकाने की तैयारी करने लगी। चावल बन गए तो घड़ी पे नजर डाली। अभी बच्चों के आने में 1 घंटा था। चंद बर्तन सिंक पे पड़े थे, उन्हें धोकर पलटी तो कलेजा धक से रह गया। दानियाल किचन के दरवाजे पे ऐस्तैदा हाथ में पकड़े टीन से घूंट पड़ता हुआ उसे ही देख रहा था। नजरें ऐसी थी कि फातिमा का वजूद एकदम सर्द पड़ गया। कैसी हो जाने मन, अब भी दिखाओ अकड़, भागो मुझसे, जैसे भागती रही हो। देखता हूँ कौन बचाता है तुम्हें, बड़े भैया या कोई और? उसका लहजा लड़खड़ा रहा था। आंखों में पहचान के रंग नहीं थे। वो ड्रिंक कर चुका था। फातिमा को लगा वो खड़े खड़े भी गिर जाएगी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। आज बड़े भैया जब तुम्हें मेरे साथ इस तरह देखेंगे तो फिर क्या होगा पता है तुम्हें? वो तुम्हें छोड़ देंगे और फिर तुम एक बार फिर मेरी होगी, सिर्फ मेरी। वो कह के लगा रहा था। दानिया दूर हो मुझसे, नज़दीक मत आना, तुम होश में नहीं हो। वो उल्टे कदमों पीछे हटती दीवार के साथ जा लगी। बस और पीछे हटो, भागो मुझसे, क्या जिताना चाहती हो? तुम बहुत पाकबाज हो, बहुत मशरकी। मुझसे मंगनी हुई तो मुझसे मोहब्बत कर ली, बड़े भैया से शादी हुई तो उनकी वफादार होगी। दानी इतनी आसानी से अपनी चीज़ें किसी को नहीं दिया करता स्वीट हार्ट, तुम तो फिर मंगेतर हो। वो हंसता हुआ नज़दीक आया। फातिमा ने उसकी आंखों में नाचती वहशत को देखा और साइड से होकर भागना चाहा, मगर दानियाल ने उसके दोनों हाथ में मजनूनाना गिरफ्त में दबोच कर एक झटके से उसे अपने ऊपर गिराना चाहा, मगर वो दोनों हाथ उसके सीने पर जमा कर फासला बरकरार रखते हुए रोती हुई लड़सती आवाज़ में बोली, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। उसने वो मुश्किल अपनी चीखों पर काबू पाया। उसका गला खुश्क हुआ जा रहा था। दानियाल के मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगी, जबकि फातिमा पूरी कोशिश कर रही थी उसे अपना आप छुड़वाने की, मगर दानियाल में तो जैसे हैवानी कुव्वत पूरी तरह से जागी हुई थी। इस कश्मकश में उसका दुपट्टा फिसल कर नीचे जा गिरा। दानियाल अपनी हवास खो रहा था। उसके हलक से बेहंगम सी आवाज़ें निकल रही थीं। उसका बेहद खूबसूरत चेहरा यक बेहद भयानक हो गया। फातिमा ने कुछ समझ न आने पर झुककर उसकी कलाई में अपने दांत गाड़ दिए, मगर दानियाल पे तो जैसे किसी शय का असर नहीं हुआ। फातिमा ने रूहानसी होते हुए अपनी इंतहाई कुव्वत सर्व की, जिसके नतीजे में गुस्से और नशे में हवास गंवाते दानियाल को झटका सा लगा और उसका सर इस धक्के के नतीजे में पूरी कुव्वत से पीछे दीवार से जा लगा। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा और गिरते ही बेसुध हो गया। उसका दुपट्टा दानियाल के नीचे दब गया था, जिसका उसे ख्याल भी नहीं है। इस शैतान से जान छुट्टी तो इस नई अफ्ताद ने उसे हरासा कर दिया। वो फक चेहरा लिए दानियाल के बेतरतीब पड़े जिस्म और सर के हिस्से से बहते खून को देख रही थी। अब क्या करूं, किसको बताऊं? उसकी सरासीम की इंतहाओं को छू रही थी जब कालबेल की आवाज़ पे वो बुरी तरह डरकर अपनी जगह उछल गई। पहला ख्याल आया आपा और लारेब का ही है। दिल को कुछ ढारस सी हुई जब ही दौड़ते हुए ड्योरी तक आई और दरवाज़ा खोल दिया, मगर चौपट खुले दरवाजे में खड़े वलीद को देखकर उसके ओसान हुजीद खता हो गए। वो भी उसका हुलिया देखकर चौंके। क्या हुआ, खैरियत? वो उसका जब बिल्कुल जवाब दे गया। एकदम उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोते हुए बिना सोचे समझे सारी बात बताती चली गई कि घबराहट और बुलाहट ही ऐसी थी। तुम अकेली क्या कर रही थी? सानिया और लारेब कहाँ हैं? उन्होंने दुरुस्ती से उसे खुद से झटक कर लग करने के बाद सबसे पहले अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। बाजार गई हैं। ऐसी कौन सी अफ्ताद आ पड़ी थी कि जाना इतना ज़रूरी हो गया? अगर जाना भी था तो तुम पीछे कौन से ख़जाने की हिफाजत के लिए रुक गई थी? वो इस पर बरसते बरसते एकदम थम से गई और खून रंग आंखों से उसका सरेनो जायजा लिया। बेतरतीब बाल, उधरी हुई आस्तीन, दुपट्टा नदारत। वो बस खामोश खड़ी ज़मीन में धंसने की दुआ करती रही। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो धारे थे और ख़ुद तेज़ कदमों से किचन की सिम चले गए। फातिमा लरसते कदमों के साथ अंदर आई, हथेलियों से रगड़ कर आंखें पूछी। तभी निगाह आईने में नजर आते अपने सरापे पड़ी और दिल धक से रह गया। शाने से उधरी आस्तीन, उसका सफ़ेद बाजू थोड़ा सा झलक रहा था। उसने खुद को वलीद की नज़र से देखा तो दिल पे जैसे मनों के हिसाब से बोझ आ गिरा। क्या सोच रहे होंगे मेरा हुलिया देखकर? उसे बेख्तियार रोना आ गया। या अल्लाह, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है। वो दिल गिरफ्तार सी बैठी थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे डर सी गई। वलीद थे, उसका दुपट्टा हाथ में पकड़ा हुआ था। संभालो उसे, और हाँ, अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? तुम्हें अपने दुखों का इश्तिहार लगाने का शौक सही, मगर ये ऐसा कारनामा नहीं है कि
वलीद प्लीज़ बस कर दें। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर एकदम ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वलीद ने कुछ देर यूं ही गुस्से से उसे देखा, फिर ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करके वापस चली गई। उसकी हिचकियाँ तेज़ हो गई, मगर वो खुद को संभाल कर कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कोई और आता उसे इस तबाही का हर असर मिटा देना चाहिए था। बड़े भैया वो लेट नाइट घर आए थे और भूख होने के बावजूद थकान इतनी थी कि खाना खाए बगैर ही अपने कमरे की जानिब जा रहे थे। जब उसकी आवाज़ पे बेख्तियार चौंके, मुड़कर देखा, दानियाल बरामदे के पिलर से टेक लगाए खड़ा था। मुझे माफ़ कर दे बड़े भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो उनके सामने हाथ जोड़कर सिसक उठा था। मुझ जैसे इंसान हमेशा तही दामन रहते हैं। ख्वाहिशात की अंधी लगन उम्र भर की अजियत नसीब बना दिया करती है। मुझे दौलत की जितनी भी हवस थी, मगर ये भी तय था कि मैं एक इज़्ज़तदार घराने का चश्मो चिराग था। सनार उसकी फैमिली का हित कमेज़ रवैया और तंजिया गुफ्तगू ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सका और हर शय को ठोकर मारकर वापस चला आया। मगर मुझे समझ में नहीं आई, फातिमा का बदला हुआ रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका, तो हमेशा की तरह अपना मकसद हासिल करने को उल्टा दाव चलाना चाहा। मगर बड़े भैया, मैं फातिमा को बहकाने में कामयाब नहीं हो पाया। अम्मा कहा करती थी, नेक और पारसा औरत अल्लाह की तरफ से इनाम हुआ करती है और ये उन्हीं को मिलती है जो इसके काबिल हो। भैया, मैं फातिमा के काबिल नहीं था, जब भी वो इतनी आसानी से आपको मिल गई। आपने मुझे बताया है चंद दिन बाद फातिमा रुखसत होकर यहाँ आ जाएगी। मैं इससे पहले इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जो कुछ मैंने आपके साथ किया था उसके बाद भी आपने मुझसे नेकी की, वरना मुझे इस हालत में मरने को भी छोड़ सकते थे। वो रो रहा था। वलीद तड़प कर उसके नज़दीक आया। भैया, मैं फातिमा से माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसलिए कि मैं खुद को इसके काबिल नहीं समझता। दानी, वो बेख्तियार पुकारे, मगर दानी तेज़ी से अपने कमरे में बंद हो गया। अगली सुबह वो उठे तो उसका कमरा खाली था। सर्द हवाओं की शुरीदा सरी में इजाफा हो गया था। खुश्क पत्ते टहनियों से हाथ चुराते तो उसके कदमों में लिपटने लगते। फिजा में उदासी घुली मिली सी थी। उसके अकब में बंद दरवाज़ों से लिपटी तन्हाई सर उठाकर उसे देखती और फिर मुंह छुपाने लगती। मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज़ उठी, तब उसने चौंक कर अपना सर ढांपा। कहते हैं मगरिब का वक्त कबूलियत का होता है। उसकी आंखों से दुआ कतरा कतरा बहने लगी। पता नहीं उसका नसीब ऐसा धूप छाँव का सा क्यों था। अभी कोई खुशी खुश रंग तितली की तरह झिलमिलाती कि फिर से उस पर दुख की राख उड़ने लगती। शादी की तारीख तय हो गई। आपा की कोशिश थी कि हर रोज़ उसे बाजार ले जाए ताकि वो अपनी पसंद से ख़रीदारी कर ले। वो भी बहल सी गई, मगर उस रोज़ उसका सामना अचानक ही आयशा से हो गया। वो उसे ये मौका गनीमत लगा। आपने मुझे पहचान लिया ना? हाँ, वो आहिस्तगी से मुस्कुराई थी। चंद एक रस्मी सवालों के बाद उसने दिल में हलचल मचाता हुआ सवाल कर दिया, आपने इनकार क्यों कर दिया था? इनकार? क्या वलीद हसन की शख्सियत ऐसी थी कि उसे कोई लड़की खुद से इनकार कर दी? जी। वो भौंचकी रह गई। वलीद हसन ने खुद इनकार किया था, ये कहकर के वो किसी और से मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ नहीं चल सकते। और उसे जैसे किसी ने बरज़ख में धकेल दिया। आयशा ने अभी तक शादी नहीं की थी और उसके चेहरे और आंखों की उदासी चीख चीख कर उसकी वो कहानी सुना रही थी जो उसके लबों से अदा नहीं हो पाई। तो फिर वो तस्वीर, उसका जहन उलझ गया। अभी खुशफहमी ने दिल में घर भी नहीं किया था कि ठीक एक हफ्ते बाद उसने आयशा को वलीद के साथ देख लिया। वो गाड़ी में फ्रंट सीट पर उनके साथ बैठी थी। उसका जी चाहा आपा को ये मंदिर दिखाकर उनका पोल खोल दे, मगर जाने क्यों ज़बान सिल गई। फिर उसके बाद मज़ीद 2 बार उसने उन्हें साथ देखा, एक बार होटल में लंच करते हुए और तीसरी मरतबा शॉपिंग मॉल में। उसके बाद फातिमा ने सिर्फ इसलिए आपा के साथ शॉपिंग के लिए जाना छोड़ दिया कि इसमें मज़ीद ऐसे नज़ारे देखने की ताब नहीं थी। वो अपनी पोर पोर सजाए उनके बेडरूम तक तो रुखसत होकर आ गई, मगर इस तरह के दिल हर एहसास और खुशी से आ रही था। जाने कितनी देर हुई थी उसे उनका इंतज़ार करते, जब कदमों की आहट उभरी और वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आए। अस्सलामुअलैकुम। वो उसके नज़दीक ही बेड पर टिक गए। बहुत प्यारी लग रही हो। उन्होंने उसका झुमका छुआ। सभी कह रहे थे हमारी जोड़ी बहुत परफेक्ट है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। ये तुम्हारी रूनुमाई का गिफ्ट है, बहुत ख्वारी के बाद पसंद आया था। बस यही सोच थी कि हमारी नखरेली सी बीवी को पसंद आ जाए। वो उसे ब्रेसलेट पहना रहे थे। फातिमा, प्लीज़ कुछ बोलो ना, मुझे यकीन तो आए कि तुम सचमुच मेरी बन के मेरे कमरे में आ चुकी हो। उन्होंने झुककर सरगोशी की। ये डायलॉग किसी और पे झाड़िएगा जो आपकी असलियत से वाकिफ़ ना हो। मैं आयशा नहीं, फातिमा हूँ। वो फिंकारी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सर को अस्बात में जुम्बिश दी थी। आई नो तुम फातिमा हो, जब ही तो आयशा को छोड़कर तुम्हें अपनाया। वलीद, मैं सर फाड़ लूँगी अपना अगर आपने मज़ीद एक लफ्ज़ भी झूठ कहा। किसकी आंखों में धूल झोंक रही हैं मेरी? तो जान लीजिए मैं आपको आयशा के साथ महज चंद दिन कबल कई बार इकट्ठे देख चुकी हूँ। और फिर जो तस्वीर, एक मिनट मैं आयशा से मिलता रहा हूँ, ये सच है। कई सालों बाद अचानक उससे मुलाकात हुई मेरी, तो पता चला उसने अभी तक शादी नहीं की, जबकि उसकी फैमिली की ख्वाहिश थी कि वो अब शादी कर ले। उसका भाई मुझसे बाकायदा सिफारिश करने आया कि मैं आयशा को इस बात के लिए फ़ोर्स करूँ। ये मिलना इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और रह गई तस्वीर, तो वो वाकई उस लड़की की थी जिसकी खातिर मैंने आयशा को जवाब दिया था। कौन है वो लड़की? फातिमा ने गुस्से से कामते हुए उन्हें घूरा। यही थी वो तस्वीर। उन्होंने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक लिफाफा बरामद किया। तस्वीर बाहर थी। अब भी वही इशार थे। वो 1 मिनट में पहचान गई। उसने तस्वीर झपटना चाही तो वलीद ने तेज़ी से हाथ पीछे कर लिया। पहले बताओ तुम मुझसे जेलस तो नहीं होगी? उन्होंने मुतबस्सम नज़रें उसके चेहरे पर जमाई। जेलस?
ایک بار مجھے پتہ تو چلے کون ہے، پھر دیکھے کیا سلوک کرتی ہوں اس کے ساتھ۔ وہ جھلس گئی۔ ولید نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ ارے ارے یہ غضب مت کرنا، بہت پرانی محبت ہے میری۔ ویسے بھی تمہیں کیا کہے گی، بیچاری جیسے اتنے سالوں سے دل میں رہ رہی ہے ویسے بھی اب بھی رہ لے گی۔ گھر اسی لیے تو تمہیں سونپ دیا ہے ولید۔ اب بہت بڑے دھوکے باز ہیں، میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ کسی سے شادی پہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے، لے کے میری زندگی برباد کر دی۔ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ چہکو پہکو رونے لگی۔ بہت بار خیال آیا تھا کسی بھی پل رسوائی کا باعث بن جانے والے اس ثبوت کو ضائع کر دوں، مگر ایک بدگمان لڑکی کو یقین بھی تو دلانا تھا کہ جسے گھر کی حکومت سونپی ہے وہی دل کی بھی ملکہ ہے۔ انہیں آخر اس پر رحم آ گیا، تصویر سیدھی کر کے اس کی نظروں کے سامنے کر دی۔ فاطمہ کو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، وہ آنکھیں پھاڑے اپنی تصویر دیکھ رہی تھی۔ یہ ولید کی منگنی کے دن کی تصویر تھی، جس میں وہ گلابی سوٹ پہنے بڑے بڑے جھمکوں میں چمکتے حسین چہرے پر بے تحاشا ہنسی لیے ذرا سی جھکی ہوئی تھی۔ اسی روز مجھ پہ انکشاف ہوا فاطمہ کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ محبت تو پہلے بھی کرتا تھا تم سے، بس اسی محبت کو صحیح طور پر آشکار ہونے میں دیر لگی، اور میں منافق نہیں تھا کہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی دھوکہ دیتا، نہ ہی غاضب تھا کہ اپنے ہی بھائی کی خوشی پہ آنکھ رکھ لیتا۔ یہ بس دل کی بے بسی تھی جسے میں نے ہمیشہ دل میں دفن کرنے کا سوچ لیا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ جب ہی تو ایسا سبب بنا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپکتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ جیسے یقین کر کے بھی بے یقین تھی، بھرپور خفگی سے انہیں گھورنے لگی۔ کیسے مان لوں، پہلے تو آپ کا رویہ ٹھیک تھا، مگر نکاح کے بعد بھی مزاج سوانزے پہ رہتا تھا، اور اس کی بات پر ولید کا بے ساختہ قہقہا بلند ہوا۔ اس کا جواب ان اشعار میں ہے۔ وہ مسکرائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گمبھیر لہجے میں گنگنانے لگے۔ بس ایک معافی ہماری توبہ، کبھی جو اب ہم ستائیں تم کو، لو ہاتھ جوڑے لو کان پکڑے، اب اور کیسے منائیں تم کو، جو سچ کہیں تو تمہیں تو غصے نے اور دلکش بنا دیا ہے، ہمارے من کو تو سوچتی ہے کہ اور غصہ دلائیں تم کو۔ تو کیا تم اب تک ہماری نظروں کے سب تقاضوں سے بے خبر ہو؟ ہمیں محبت ہے تم سے پگلی، اور اب کیسے بتائیں تم کو۔ اور اس آخری شعر پہ وہ اس قدر جھمپی کہ اس جھیم کو مٹانے کے لیے قریب دھرے کشن کو اٹھا لیا، مگر انہوں نے یوں ہی ہنستے ہوئے کشن اس سے لے کر پڑے پھینکا، اور اس کا جھیمپا شرمایا ہوا نازک سراپا اپنی باہوں میں بھر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔